नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एग्जाम मॉन्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी के द्वारा जो असिस्टेंट पोस्ट के लिए 28 अप्रैल को 2023 में एग्जाम हुआ था, उसके टेस्ट पेपर को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इस टेस्ट पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसके पहले 50 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जिसको अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जो आपको स्टैटिक पोर्शन और थोड़ा सा करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 51 से है। तो हम लोग इस टेस्ट पेपर के थ्रू जो स्टैटिक क्वेश्चन है और आपको जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है वह आपको हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला 51 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या है, इसमें कह रहा है जो प्रोस्पेरिटी ब्रीड सिटिसन एंड रिवोल्ट एंड पॉवर्टी वाज गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी एंड पीस, हु सेड दिस। तो इसमें से किस व्यक्ति ने कहा जो धनवान अगर समाज हो जाता है तो वह समाज जो है विद्रोही समाज हो जाता है, और जब गरीब समाज आता है तो वह समाज जो होता है शांत होता है। यह स्टेटमेंट कहने वाला कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। यह जो है प्रोस्पेरिटी ब्रीड सिडिशन एंड रिवोल्ट एंड पॉवर्टी वाज गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी एंड पीस, यह स्टेटमेंट किसके कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है? तो जब अलाउद्दीन खिलजी अपने सलाहकार से यह पूछने की कोशिश किया जो हमारे साम्राज्य में इतना ज्यादा विद्रोह क्यों हो रहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सलाहकार थे और बेसिकली जो जयाउद्दीन बर्नी का चाचा था, जयाउद्दीन बर्नी का जो चाचा था वो अलाउद्दीन खिलजी का सलाहकार था, और उसने अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारी बातें बताई थी। जब भी अलाउद्दीन खिलजी को मन में डाउट होता था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के मन में हुआ जो वह जो है नया धर्म चला, या अलाउद्दीन खिलजी के मन में यह हुआ जो विश्व विजय की यात्रा पर निकला जाए, या अलाउद्दीन खिलजी के मन में यह संदेह हुआ जो हमारे साम्राज्य में इतना विद्रोह क्यों उत्पन्न हो रहा है। तो यह सब जो बातें थी, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है हमेशा डिस्कस करता रहता था, सजेशन लेता रहता था। उसी में जब इसके साम्राज्य में कई बार विद्रोह हुआ, बेसिकली 3-4 विद्रोह, फेमस विद्रोह हुआ इसके समय, तो इसने पता करने की कोशिश किया जो मेरे साम्राज्य में इतना विद्रोह हो क्यों रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है, या किसके कॉन्टेक्स्ट में है? आपको अलाउद्दीन खिलजी के कॉन्टेक्स्ट में है। तो देखिए इसका आंसर क्या दिया गया आपको? 51 का आंसर सी दिया गया। जियाउद्दीन बर्नी इन हिज तारीखे फिरोज शाही मेंशन दिस एज द काउज ऑफ रिवोल्ट एज डिटरमाइंड बाय अलाउद्दीन खिलजी। जियाउद्दीन बर्नी जो है, इसके जो बुक है तारीखे फिरोज शाही, इससे हमको दिल्ली सल्तनत में जो बलबन का टाइम पीरियड है, बलबन के टाइम पीरियड से लेकर 1257 तक की बातें पता चलता है। 1257 अर्थात आपको ये देखिए बलबन, उसका पूरा खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश में 3 तुगलक, किसका? गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक तक की जो कहानी है हमें तारीखे फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के बुक से पता चलता है, और इसी में इसका अलाउद्दीन के टाइम पीरियड का भी यह जिक्र करता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है जियाउद्दीन बर्नी तारीखे फिरोज शाही इज इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स। जियाउद्दीन बर्नी का जो तारीखे फिरोज शाही है, यह आपको बलबन के टाइम पीरियड से स्टार्ट होता है, और बलबन के टाइम पीरियड से पहले का अगर हमको दिल्ली सल्तनत की कहानी को समझना है तो हमको मिनहाज सिराज का जो बुक है तबाकत नासरी, उसको पढ़ना होता है। तो दिल्ली सल्तनत का शुरुआती कहानी को समझने के लिए आपको मिनहाज सिराज का जो बुक है तबाकत नासरी, उसको पढ़ना होगा। यह आपको कब तक की कहानी देता है? तो 1266 तक की कहानी यह है इसमें। और उसके बाद बलबन के बाद की कहानी अगर आपको समझना है तो जियाउद्दीन बर्नी ने जो तारीखे फिरोज शाही लिखा है, उससे आपको कहानी पता चलता है। लगभग में 1357-58 तक, ये 59 में मर जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है बर्नी ऑल्सो प्रोवाइड्स ए यूजफुल अकाउंट ऑफ द रेन ऑफ द प्रीवियस दिल्ली सल्तनत फ्रॉम बलबन रूल। बलबन रूल, उसका जो आपको खिलजी है उसकी कहानी यह बताता है। और आपको अमीर खुद देखिए यहाँ पर अलाउद्दीन ने क्या क्या सोचा था, जो हम सिकंदर की तरह जाएंगे विश्व विजय करने के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन भी आता है इस पर, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद कौन सा धर्म चलाना चाहता है? यहाँ पे देखिए यह जो बर्नी के बारे में लिखा गया है,
Alaul Mulk was the uncle of Barni who convinced Alauddin to drop the idea of starting a new religion. तो अलाउद्दीन के मन में जब नया धर्म चलाने का ख्याल आया था, जो हम इतने शक्तिशाली है, भारत में कोई हमको पराजित नहीं कर पा रहा, तो चलते विश्व विजय की यात्रा पर, तो वह विश्व विजय करने का भी कोशिश किया था। तो उसके जो बर्नी का चाचा है उसने समझाया जो आप ऐसा गलती मत करो। उसके बाद नया धर्म चलाने का भी कोशिश किया, तो इसके चाचा ने कहा ऐसा ऐसा काम मत करो, अब भारत में ही बहुत आपको भी सफलता प्राप्त करना बचा हुआ है। तो ये देखिए अलाउद्दीन के जो लाइफ पर जो अटैक हुआ था, अटेम्प्ट ऑन अलाउद्दीन लाइफ, 3-4 अटैक है, इतना हम डिटेल नहीं बता रहे हैं। रिवॉल्ट ऑफ उमर एंड मंगू, उसके बाद दिल्ली में और भी रिवॉल्ट होता है, 3 रिवॉल्ट इसके टाइम में था। उसके बाद जो है ये अपने सलाहकार सबसे पूछता है जो बताइए जो विद्रोह होता क्यों है। तो विद्रोह का 4 कारण इसके सलाहकार ने इसे बताया था। तो यह 4 कारण भी देखिए। द सुल्तान्स डिसरिगार्ड ऑफ द अफेयर्स ऑफ नेशन, तो सुल्तान जो है, हम जनरली क्या होता है जो अफेयर्स ऑफ जो नेशन उसको डिसरिगार्ड करता है और सुल्तान अपने ही दुनिया में बिजी रहता है, इसलिए विद्रोह होता है। पहला कारण बताया था। दूसरा कारण क्या बताया था, वाइन ड्रिंकिंग। दूसरा कारण क्या बताया अलाउद्दीन के सलाहकार ने उसे, जो समाज में जो लोग हैं जब शराब पीते हैं तो वे लोग विद्रोही हो जाते हैं, शराब पीने का। तीसरा कारण बताया गया था जो फ्रेंडशिप एंड फ्रीक्वेंट सोशल इंटरकोर्स ऑफ मलिक, अमीर और गार्डन। तो जो समाज के प्रभावशाली लोग हैं वे लोग जो आपस में मिलते जुलते रहते हैं, दोस्ती करते हैं, यह दोस्ती जो है समाज के लिए विद्रोह का काम करता है। और चौथा कारण जो है सुपरफ्लुइटी ऑफ वेल्थ व्हिच इंटॉक्सिकेटेड मेंस माइंड एंड फॉस्टर्ड ट्रीजन एंड डिसअफेक्शन। तो यह वाला जो चौथा पॉइंट है, यह जो बता रहा है जो आदमी के पास थोड़ा सा भी पैसा हो जाता है तो वह आदमी जो है आपको समाज के लिए विद्रोही बन जाता है। इस यही कारण है जो अलाउद्दीन जो है आपको क्या किया था, अमीर के बीच में शादी या अमीर के बीच में पार्टी को मना कर दिया था। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया था ताकि आदमी के हाथ में पैसा ही न रहे जो किसी के मन में विद्रोह की बातें उठे। तो यह थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक नाम है इब्न बतूता का। इब्न बतूता भी आपको मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था। और अमीर खुसरो जो है ये आपको 1325 ईस्वी में मर जाता है। यह भी आपको अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में है, बलबन के टाइम में है अमीर खुसरो। इसका भी थोड़ा सा देख लीजिए। आपको इब्न बतूता कब भारत में आता है इतना केवल याद रखिएगा, 1333 से 1341। और इब्न बतूता का बुक का नाम है रिहाला। यह इंफॉर्मेशन आप जरूर याद रखिएगा। और अमीर खुसरो का जो टाइम पीरियड है 1253 से लेके 1325। तो थोड़ा सा टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा। अमीर खुसरो का क्या टाइम पीरियड था, जलाउद्दीन बर्नी का क्या टाइम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है व्हिच ऑर्गेनाइजेशन वाज रिगार्डेड एज द सीडीसीएस ऑर्गेनाइजेशन। तो यह जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आपको भारत में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था वो ब्रह्म समाज। यहाँ पर उसका थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है और आर्य समाज। इसमें से पूछा है जो कौन सा सोसाइटी के मेंबर को सीडीसीएस मेंबर माना जाता था। तो याद रखिएगा इसका है जो आर्य समाज। आर्य समाज जो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्टार्ट हुआ था, इसके मेंबर जो है जनरली सीडीसीएस मेंबर माने जाते थे। और अगर कोई व्यक्ति आर्य समाज का रहता था तो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट में जॉब भी अगर कर रहा तो उसे जॉब से निकाल दिया जाता था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था जो आर्य समाज के जो मेंबर है वह आपको सीडीसीएस है। यहाँ पर आंसर दिखाया, देखिए 52 का आंसर क्या दिया गया, सी। सम ऑफ द मेंबर्स वेर सस्पेक्टेड फॉर सीडीसीएस एक्टिविटीज बाय ब्रिटिश ऑफिसर। तो यह भी थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। देखिए Lala Lajpat Rai had mentioned that the British had always viewed the Arya Samaj with suspension. They often took the form of deportation, persecution, etc. of the member. The Arya Samaj was considered a seditious body. Members were dismissed from civil or military service solely on the grounds that they were members of Arya Samaj. तो अगर कोई भी आदमी आर्य समाज का मेंबर बन जाता था तो उसको सिविल या मिलिट्री सर्विस से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है निकाल देता था। द ओपन डिक्लेरेशन ऑफ द डिजायर फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम। तो जो आर्य समाज के मेंबर थे वो आपको पॉलिटिकल फ्रीडम की बातें करता था, लेकिन जो आपको ब्रह्म समाज है या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसका मेंबर आपको पॉलिटिकल फ्रीडम की बातें नहीं कर रहा था। इसलिए आर्य समाज जो है आपको एक सीडीसीएस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था और इसके जो मेंबर थे उसको जॉब से निकाल दिया जाता था। हम लोग थोड़ा सा ब्रह्म समाज को भी देख लेते हैं। ब्रह्म समाज सबसे पहले 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा बनता है। यह राजा राम मोहन राय आपको 1833 ईस्वी में मर जाते। इनका जन्म कब हुआ था, 1782।
उसके बाद ब्रह्म समाज में जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति जुड़ते हैं वो है रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी। और यह जो है आपको कब जुड़ते हैं इससे 1842 में। ब्रह्म समाज को जो नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर ख्याति मिलती है वह ख्याति दिलवाने का काम कौन करता है? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो है आपको लंदन में ब्रह्म समाज का एक ब्रांच स्टार्ट करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करता है, उसका नाम बताइएगा। केशव चंद्र सेन आपको भारत के अनेक कोने में तो ब्रांच स्टार्ट करता ही है। जैसे देखिए केशव चंद्र सेन आपको मद्रास में एक समाज स्टार्ट करता है, बेदा समाज, इसको ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं 1864 में। उसके बाद केशव चंद्र सेन जो है आपको 1868 में प्रार्थना समाज बॉम्बे में स्टार्ट करता है। इसी जो है केशव चंद्र सेन का जो एक विद्यार्थी है, मान के चलिए विद्यार्थी है, वह देव समाज आपको पंजाब में 1887 में स्टैब्लिश करता है। तो यह भी आपको केशव चंद्र सेन से ही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ब्रह्म समाज का जो है, ब्रह्म समाज आपको 1866 ईस्वी में दो भाग में बढ़ जाता है, आदि ब्रह्म समाज और इंडियन ब्रह्म समाज। जो इंडियन ब्रह्म समाज के हेड कौन थे? केशव चंद्र सेन। और आदि ब्रह्म समाज के हेड कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। और यह जो इंडियन ब्रह्म समाज है यह भी आपको दो भाग में बटेगा, एक बनेगा साधारण ब्रह्म समाज, एक होगा इंडियन ब्रह्म समाज। दूसरा जो है डिवीजन 1878 में था। इतना इंफॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा ब्रह्म समाज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसका देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेसेज ऑन इम्पार्टिंग एजुकेशन टू बी मेड फ्री फॉर चिल्ड्रेन बिलो। तो आपको जो इंडियन एजुकेशन में यह कहा गया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बच्चों को फ्री एजुकेशन की बातें कही गई है, तो किस साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बातें कही गई है? याद रखिएगा, जो आपको जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको 26 जनवरी 1950 को स्टार्ट हुआ था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बताया गया था जो 14 साल के बच्चे तक को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, फ्री एजुकेशन देने का कोशिश किया जाएगा। यह आपको 26 जनवरी 1950 को यह एक डीपीएसपी था, यह एक डीपीएसपी था आर्टिकल 45 के अंतर्गत। लेकिन आज के डेट में क्या है, जो फ्री एजुकेशन जो है 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को जो फ्री एजुकेशन है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। तो दोनों सिचुएशन में, चाहे जब अब ये फंडामेंटल राइट्स हो गया है या जब डीपीएसपी है, तो जो फ्री एजुकेशन की बातें की गई थी वह 14 साल था। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। तो देखिए 53 का आंसर क्या है आपको? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत आर्टिकल 21 में फ्री एजुकेशन जो प्रोवाइड किया गया है वो 14 साल के बच्चों के लिए। तो एक बार इसको भी देखिए। देखिए आपको जब यह आर्टिकल 45 जब शुरुआत में ये डीपीएसपी था फ्री एजुकेशन से रिलेटेड, यहाँ पर क्या लिखा गया देखिए, द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन ए पीरियड ऑफ 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years। तो 1950 में हमने यह टारगेट रखा था डीपीएसपी के अंतर्गत, जो अगले 10 साल के अंतर्गत हम लोग यह व्यवस्था करेंगे जो बच्चा 14 साल से कम का है उसको फ्री एजुकेशन दिया जाए। उसके बाद हम लोग 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत यह जो है इसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स बना दिए। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21 कहता है जो स्टेट जो है आपको 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देगा। देखिए यहाँ पर 6 to 14 years का जो बच्चा है, स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन फ्रॉम 6 to 14 years। तो अभी फ्री एजुकेशन की बात है आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स में है, उसमें एज ग्रुप जो बताया गया है 6 से 14 साल के बच्चे का। और जो 6 साल से छोटा बच्चा है, जो 6 साल से अर्थात 0 से 6 साल का जो बच्चा है, उसको जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर और फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। यह आर्टिकल 45 का कंटेंट है। तो आर्टिकल 45 के कंटेंट को हम लोग मॉडिफाई किए हैं 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अब क्या कह रहा है, जो स्टेट जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर और फ्री एजुकेशन देगा 0 से 6 साल तक के बच्चे को, और 6 से 14 साल के बच्चे को तो फ्री एजुकेशन और फंडामेंटल राइट्स हो गया है। तो यहां भी देखिए आपको आर्टिकल 45 क्या कर रहा है, जो मॉडिफाइड आर्टिकल 45 है, द स्टेट शेल प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। क्योंकि 6 साल के बाद तो उस बच्चे के पास फंडामेंटल राइट्स मिल जाएगा फ्री एजुकेशन का। 6 साल से छोटा बच्चा के पास डीपीएसपी है। और आर्टिकल जो है 51A भी एक इंपॉर्टेंट है आपको एजुकेशन से रिलेटेड। यह कहता है कोई भी जो पेरेंट्स है या गार्जियन है वह अपने 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ाई करने का मौका जरूर दे।
अर्थात अगर आप पेरेंट हैं या आप किसी बच्चे के गार्जियन हैं तो आपका यह फंडामेंटल ड्यूटी बनता है जो आप 6 से 14 साल के बच्चे को पढ़ने का अवसर दे, आप उसे कोई काम या कोई दूसरा चीज में उसे बिजी ना करें। तो यह आप याद रखिएगा, जो एजुकेशन से रिलेटेड आज के डेट में हमारा फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है और डीपीएसपी क्या है, इस पर क्वेश्चन आपको आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर समझ में आ गया, जो 53rd क्वेश्चन जो है यहाँ पर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेसेज ऑन इम्पार्टिंग एजुकेशन टू बी मेड फ्री फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली इलेक्टेड इन इंडिया। यहाँ पर कौन डायरेक्टली इलेक्टेड होता है? तो देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है यह डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा इलेक्ट नहीं होता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है यह आपको डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जिससे आपको बिहार में एमएलए इलेक्ट होता है। मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो मेंबर ऑफ राज्यसभा भी आपको डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता, इसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी आदमी, भारत का आदमी इलेक्ट नहीं करता। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 54 का आंसर क्या आ जाएगा? आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार हम लोग सारे इलेक्शन को देख लेते हैं, कौन सा आर्टिकल बताता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। तो देखिए, हमारा जो है आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हमारा आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 54। यह कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। यहाँ इलेक्टेड मेंबर क्यों लिखा गया? क्या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में आपको नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होता था या अभी भी होता है, या कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं? यह आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसे अभी बिहार में जो एमएलए हैं, कितने एमएलए नॉमिनेटेड है, या कितने एमएलए को रिप्रेजेंटेशन मिला है या अब नहीं मिलता है? अगर यहाँ पर जो शब्द इलेक्टेड है क्यों यूज किया गया? क्या कोई नॉमिनेटेड भी एमएलए होता है? ये आप बताइएगा। तो ऐसे याद रखिए, जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में केवल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद है आपको, तो ये हो गया प्रेसिडेंट का इलेक्शन, आर्टिकल 54। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है यह आपको आर्टिकल 66 के अंतर्गत बताया गया है, और इसमें इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये डिफरेंस याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर होता है और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, स्टेट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहां देखिए, मेंबर्स का शब्द का यूज किया गया है, यहां पर इलेक्टेड मेंबर्स का शब्द का यूज नहीं किया गया। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होता है, ऑल मेंबर्स, चाहे इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो, टोटल मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो यह है आपको आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। उसके बाद जो आपको आर्टिकल 170 है, यह आपको लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड है, और यह कहता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर है यह हर जो है यह आपको डायरेक्टली इलेक्ट होगा। तो ईच स्टेट शैल बी, देखिए यहाँ पर देखिए, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 और नॉट लेस देन 60 मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द बाय द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो यहाँ पर आर्टिकल 170 बताता है जो एमएलए का चुनाव जो है वह डायरेक्ट इलेक्शन से होगा। एमएलए का जो चुनाव है वह डायरेक्ट इलेक्शन से होगा, यह हमको आर्टिकल 170 बताता है। और आर्टिकल 80 बताता है क्या चीज? जो राज्यसभा के जो मेंबर है उसका उसको कैसे चुना जाएगा। तो राज्यसभा का जो मेंबर है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर को कैसे चुना जाएगा? तो इसमें 230 मेंबर, 230 देखिए 230 मेंबर्स विल बी सेंट बाय स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, और 12 मेंबर जो है आपको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। तो राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव कैसे होगा? तो आर्टिकल 80। प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा? तो आर्टिकल 54। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा? तो आर्टिकल 60। और एमएलए का चुनाव कैसे होगा? तो आर्टिकल 170। यह आपको डील करता है। हम लोग जो यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन था, ये हम लोग यहाँ पर देख लिए। ये चारों क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देके आपको यहाँ डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाय। तो इन जो भारत में अमेंडमेंट इनिशिएट किया जाता है वह पार्लियामेंट करता है। यह आपको कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 बताता है जो पार्लियामेंट जो है, लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, वह
कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को इनिशिएट कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को इनिशिएट नहीं कर सकता, तो स्टेट से नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, आम आदमी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता। कौन अमेंड कर सकता है, कौन अमेंडमेंट को इनिशिएट कर सकता है, तो केवल पार्लियामेंट कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल 368 में क्या लिखा रहा है, एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इनिशिएटेड ओनली बाय इंट्रोडक्शन ऑफ बिल फॉर द पर्पस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट ही जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को इनिशिएट कर सकता है, स्टेट नहीं कर सकता है, आपको स्टेट नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, पीपल नहीं कर सकता। आंसर भी आपको देखिए 55 का आंसर क्या दिया गया, ऑप्शन ए दिया गया। उसके बाद हु अपोज द पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन पंचायत इलेक्शन। तो पंचायत इलेक्शन में आज भी देखिए पॉलिटिकल पार्टीज बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन कोई लीगली बाउंडेशन नहीं है। यहां पर पूछा है किसने कहा था जो पॉलिटिकल पार्टीज को पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे ये आपको एक सोशलिस्ट व्यक्ति थे और यह चाहते थे जो एक पार्टी लेस स्टेटलेस डेमोक्रेसी भारत में आए, लेकिन पार्टी लेस स्टेटलेस डेमोक्रेसी तो भारत में आया नहीं। और ये तो चाहते थे कम से कम जो ग्राम पंचायत लेवल पर है वहां पर पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हो, वहां पर आपको सोशलिस्ट भावना से लोग काम करें। यह है आपको जयप्रकाश नारायण चाहते थे जो पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन पंचायत इलेक्शन में नहीं आया। तो इसका आंसर क्या है आपको ऑप्शन, इसको भी देखते हैं, देखिए उसका देखिए जयप्रकाश नारायण वाज क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज ही बिलीव्ड दैट दे इम्पोज सेल्फ गवर्नमेंट एंड लिबरेशन ऑफ लोकल इनिशिएटिव। तो दे इम्पीडेड सेल्फ गवर्नमेंट एंड लिबरेशन ऑफ लोकल इनिशिएटिव्स। तो यह जो थे जयप्रकाश नारायण नहीं चाहते थे जो पॉलिटिकल पार्टीज आपको ग्राम पंचायत में पार्टिसिपेट करे। दे इम्पीडेड सेल्फ गवर्नमेंट एंड लिबरेशन ऑफ लोकल इनिशिएटिव। For JP, local self-government cannot be created within a system for competing political parties. JP ultimate idea was party-less democracy. जो party-less democracy की इसका ultimate idea था। The All India Panchayat Parishad, of which JP was chairman in 1961, went to the extent of advising the state to work for uncontested election, giving rewards to village electing their panchayat. तो इतना याद रखिएगा जो जयप्रकाश नारायण जो थे यह चाहते थे जो कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं हो। पार्टी पॉलिटिक्स जो है आपको डेवलपमेंट में प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है, पार्टी से ज्यादा कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाता है। तो यह पॉइंट आपको बहुत हद तक सही भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। उसके बाद है हु हैज द पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। तो अभी जैसे मान लीजिए बिहार है, बिहार को अगर 3 भाग या 4 भाग में और बांट के बनाना है तो यह बिहार को 4 भाग या 2 भाग में बांटने का पावर किसके पास है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कर सकता है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर सकता है? नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है? नहीं। या कौन कर सकता है? तो इंडियन पार्लियामेंट कर सकता है। यह कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 3 जो है इंडियन पार्लियामेंट को इंपावर करता है, जो स्टेट्स को वो रीऑर्गेनाइज कर सकता है। याद रखिएगा स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का पावर पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 देता है। लेकिन मान लीजिए कल की डेट में पाकिस्तान जो है आपको भारत से जुड़ना चाहे तो भारत में अगर पाकिस्तान को हमको जोड़ना होगा तो आर्टिकल 2 का यूज करेंगे कि आर्टिकल 3 का यूज करेंगे, यह आप कमेंट करके बताइए। अगर बिहार को 3 या 4 भाग में बांटना है तब हम आर्टिकल 3 का यूज करेंगे या कोई भी स्टेट को। अगर मान लीजिए बांग्लादेश या पाकिस्तान को हमको भारत में जोड़ना है तो आर्टिकल 2 का यूज करेंगे कि आर्टिकल 3 का यूज करेंगे, यह आप कमेंट करके बताइएगा। एक बार हम लोग आर्टिकल 3 देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट पार्लियामेंट में बाय लॉ। तो पार्लियामेंट ही जो है किसी भी स्टेट का जो एरिया है उसको बढ़ा सकता है, उसके एरिया को घटा सकता है, उसके बाउंड्री को चेंज कर सकता है। बिहार को कुछ और भी नाम दे सकता है, पाटलिपुत्र नाम दे, कुछ भी नाम दे दे, जो भी इच्छा हो। तो यह नाम बदलने का, एरिया बदलने का जो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और यह कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 3 है। तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का। आंसर यहां पर सी भी दिया गया है। उसके बाद है द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर जनरली क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बनता है आपको, यह किसके लिए बनता है? मीडियम सिटीज के लिए बनता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए बनता है, बिग सिटीज के लिए बनता है, ऑल द सिटीज। तो यह याद रखिएगा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बनता है यह आपको बिग टाउन्स के लिए बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 का
जी, तो हमारा कौन सा आर्टिकल कहता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में? देखिए, तो आर्टिकल 243 क्यू जो है, आर्टिकल 243 क्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज के बारे में डिस्कस करता है। इसमें कह रहा है देयर शेल बी कॉन्स्टिट्यूशन इन एवरी स्टेट, सारे स्टेट में म्युनिसिपैलिटी बनेगा। म्युनिसिपैलिटीज 3 टाइप का होगा, एक होगा नगर पंचायत, दूसरा है म्युनिसिपल काउंसिल और तीसरा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर ए लार्जर अर्बन एरियाज के लिए है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं जो हर एक सिटीज के लिए होगा, जो लार्जर अर्बन एरियाज है उसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। स्मॉलर अर्बन एरियाज के लिए आपको म्युनिसिपल काउंसिल होगा, और जो ट्रांजिशनल एरिया है वहां पर नगर पंचायत होगा। ट्रांजिशनल एरिया एंड एरिया इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, तो यह शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लार्जर अर्बन एरियाज के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनेगा। किस आर्टिकल के आधार पर? आर्टिकल 243 क्यों बोल रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको 58 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, और यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन अक्टूबर 1959। तो पंचायती राज जो है आपको सबसे पहली बार कहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था? तो यह याद रखिएगा, राजस्थान में। आपको बलवंत राय मेहता कमिटी जब 1957 में रिकमेंडेशन दिया था जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू होना चाहिए, तो उसके बाद राजस्थान में यह पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट हुआ था 1959 में। यह बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में क्यों बना था, यह आप एक बार लक्ष्मीकांत में पढ़ लीजिएगा। क्या कारण था? पंचायती राज व्यवस्था का रिकमेंडेशन दिया था आपको बलवंत राय मेहता कमेटी ने, लेकिन बलवंत राय मेहता कमेटी बना क्यों था? क्या चीज को रिव्यू करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बना था? यह थोड़ा सा आपको पता चल जाए तो इच्छा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो कम से कम आप बुक में पढ़ लीजिएगा जो बलवंत राय मेहता कमेटी क्यों बना था। इसका आंसर है राजस्थान। तो देखिए, पंचायती राज वाज फर्स्ट सेटअप इन राजस्थान। तो राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायत राज। The scheme was inaugurated by the Prime Minister on October 2, 1959 in Nagaur district. Rajasthan was followed by Andhra Pradesh, which also adopted the system in 1959. तो पहला जो स्टेट है वह आपको राजस्थान था, दूसरा स्टेट आपको कौन है? आंध्र प्रदेश है, यह याद रखिएगा। उसके बाद है द पंचायत राज वाज सेटअप टू प्रोवाइड रियल स्वराज टू द पीपल ऑफ। तो पंचायत राज किसके लिए बना था? टाउन के लिए गलत, रूरल एरियाज के लिए बना था, डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं बना था, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए नहीं बना था। पंचायती राज वाज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ रूरल एरियाज। इसका आंसर वही दिया गया है। उसके बाद है इन स्पाइट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम पॉलिटिकल सीन इन इंडिया वाज डोमिनेटेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड बाय द कांग्रेस सिस्टम। तो मल्टी पार्टी सिस्टम भारत में होने के बावजूद भी बहुत दिनों तक भारत में जो कौन सा पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट किया हुआ है? कांग्रेस। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट आपको रजनी कोठारी का है, याद रखना होगा। यह रजनी कोठारी अपने बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया जो बुक है उसमें इसने दिया है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको क्या कहता है? ए बैग ऑफ बोरोइंग, या नोट ए कॉपी ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन, गलत। ए कॉपी ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, गलत। एंड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हम लोग को मालूम है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग रिव्यू करके उसको देख के समझ के लाए हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया, आयरिश, कनाडा, तो सब जगह से लाए हैं। केवल अमेरिका से हमने कॉपी नहीं किया है या कहीं से कॉपी नहीं किया है, मतलब हमने कहीं से भी कॉपी नहीं किया, हमने बहुत देशों से कॉपी किया। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? ए बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है। ए बैग ऑफ बोरोइंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बैग ऑफ बोरोइंग। तो 62 का आंसर क्या है? आपको ए दिया गया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ द आइडियाज फ्रॉम मेनी सोर्सेज, ये हम लोग लक्ष्मीकांत में देखे हैं। उसके बाद व्हिच इंडियन स्टेट ऑक्यूपाइड द लीडिंग पोजीशन अराउंड 32.3% इन मिनरल प्रोडक्शन इन 1969-70। तो याद रखिएगा, जब हम 69-70 में बिहार और झारखंड एक था, तो भारत में जो लीडिंग स्टेट था मिनरल प्रोडक्शन में, वह किसका था? बिहार का। जब 2000 ईस्वी से पहले बिहार और झारखंड एक था, तो पूरे भारत में जो लीडिंग स्टेट था मिनरल के प्रोडक्शन में, वह था बिहार, ये याद रखिएगा। उसके बाद है जे.एन. टाटा फाउंडेड इट्स आयरन और स्टील कंपनी इन सिंहभूम बिटवीन द टू रिवर। तो जो टिस्को कंपनी आपको
जेन टाटा ने बनाया था सिंहभूम में, जो आज हम लोग जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। यह जमशेदपुर जो है किस दो नदी के बीच में बसा हुआ है? तो यह याद रखिएगा, यह जो दो नदी है आपको गंगा, कोसी गंगा, घोघर, गंडक नहीं है, यह है सुवर्णरेखा और खराकी नदी। यह आपको सुवर्णरेखा और खराकी नदी के बीच में बना हुआ है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ये देखिए आपको यह मेन सुवर्णरेखा है और सुवर्णरेखा का ट्रिब्यूटरी है खराकी, और इसी के बीच में यहाँ टाटा नगर है। तो यह याद रखिएगा, आपको जो टाटा नगर जो है सुवर्णरेखा और खराकी नदी के बीच में बसा हुआ है। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज कन्फाइंड मेनली टू, तो भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वह मेनली कन्फाइंड क्या चीज से रिलेटेड था? तो फूड क्रॉप से। आपको मेनली गेहूं और चावल के प्रोडक्शन को डेवलप करने के लिए था। फ्रूट के प्रोडक्शन के लिए नहीं था, कमर्शियल क्रॉप के लिए नहीं था, फूड और फ्रूट दोनों के लिए नहीं था। या मेनली गेहूं और चावल, जो पंजाब वाला इलाका है वहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट ज्यादा दिखा, जिससे हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन और चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसका आंसर क्या है? डी। ये आपको सही है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, तो इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो इरिगेशन भारत में होता है, तो कैनाल से भी होता है उत्तरी भारत में, वेल से भी होता है, टैंक से भी होता है। तो इसका आपका आंसर क्या है? आपको डी है। देखिए लिखा है कैनाल से जो है नॉर्थ इंडिया में यूज होता है, टैंक आपको कॉमन यूज है साउथ इंडिया में, और ट्यूबवेल से जो है आपको पूरे भारत में लगभग में यूज होता है। तो 66 का आंसर याद रखिएगा क्या दिया गया है? डी। उसके बाद है व्हिच कंट्री हैड सो फार रेडियली मैनेज टू अडॉप्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है आपको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कौन यूज कर रहा है? तो लीडिंग कंट्री जो है वो है चाइना। तो चाइना आज के डेट में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मींस यूज ऑफ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी अलोंग विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आपको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों में यूज कर रहा है, यह है चाइना। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी वॉल्केनोज में भी क्लासिफाइड, तो वॉल्केनो को हम लोग कितने भाग में क्लासिफाई करते हैं? तो 3 भाग में। एक होता है एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। ये आंसर हो जाएगा इसका डी। ये तो बेसिक बातें हैं, हम लोग बचपन से ही किताबों में पढ़ते हैं। जो वॉल्केनो 3 टाइप का होता है, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। उसके बाद वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इज सीन मोर, तो सबसे ज्यादा पॉवर्टी हमें दिखता कहां पर है? तो अफ्रीका में दिखता है। याद रखिएगा लेटिन अमेरिका में नहीं दिखता, न्यूजीलैंड और एशिया में नहीं दिखता। अगर आप सभी महाद्वीप में दिखेगा तो सबसे ज्यादा जो पॉवर्टी के लिए फेमस है वह है अफ्रीका। यह आंसर यहाँ पर आपको दिया गया। उसके बाद गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स आर इन व्हिच रीजन, तो दक्कन रीजन ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सेंट्रल और दक्कन रीजन, नॉर्दर्न रीजन। तो या हम लोग को मालूम है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है दक्कन रीजन में आपको देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या है? आपको 70 का 1 दिया गया, जो आपको सही है। ये सिंपल बातें। उसके बाद बेस्ट बेफलो मुर्रा इज फाउंड, तो बेफलो का जो टाइप, मुर्रा टाइप का जो बेफलो है वो आपको कहां पर भारत में पाया जाता है? तो यह फैक्ट याद रखिएगा पंजाब और हरियाणा रीजन में। उसके बाद है व्हाट इज द बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह अच्छी तरीके से समझ लीजिए, यह पूछा जा सकता है जो भारत में जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग रह रहे हैं आपको 2011 के सेंसस के आधार पर, यह आज भी एक रिलेवेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो आपको पॉवर्टी एस्टिमेशन है वह है बीपीएल के आधार पर 22%, एग्जैक्ट जो है 21.9%। एग्जैक्ट कितना है? 21.9%। तो देखिए आपको जो पॉवर्टी एस्टीमेट के लिए प्लानिंग कमीशन का डाटा कब आया था? 22 जुलाई 2013 को। 22 जुलाई 2013 को तेंदुलकर कमेटी के आधार पर, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पॉवर्टी एस्टीमेट किया गया था। और इसी आधार पर यह डिसाइड किया गया था जो अगर आप गांव में रह रहे हैं और 816 रुपया पर महीना कमा रहे हैं तो आप अमीर आदमी हैं, और शहर में रह रहे हैं और आप 1000 रुपया कमा रहे हैं पर महीना तो आप एक अमीर आदमी हैं। शहर में अगर आपके पास 1000 रुपया पर महीना कमा पा रहे हैं तो आप अमीर आदमी हैं। गांव में अगर आप 816 रुपया कमा रहे हैं तो आप अमीर आदमी हैं। यह किसने बोला था? तेंदुलकर कमेटी ने बोला था। और यही देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनाया है यूपीएससी 2019 में इसी रिपोर्ट पर बनाया था। देखिए इन ए गिवन ईयर ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट देन इन अदर, तो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन जो है स्टेट वाइज डिफर क्यों करता? तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है दीज पॉवर्टी लाइन्स वुड वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट बिकॉज इंटर स्टेट प्राइस डिफरेंशियल। तो ये अगर आप लाइन पढ़े होते तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली बना सकते थे, क्योंकि प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो ये जो यूपीएससी का क्वेश्चन इसका आंसर क्या था?
क्योंकि हर एक स्टेट में जो मान लीजिए गेहूं का दाम या आलू का दाम, सबका दाम अलग अलग होता है। तो ये प्राइस डिफरेंशियल के कारण पॉवर्टी लाइन भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। लेकिन एक एवरेज अगर देखा जाए तो अगर आप गांव में 816 रुपया कमा रहे हैं तो आप एक अमीर आदमी हैं, और शहर में आप जो है पर कैपिटा एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर आप 1000 रुपया कमा पा रहे हैं तो आप एक अमीर आदमी हैं। और हमारे भारत में जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है कितने लोग गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, तो यह देखिए 21.9%, 21.9%। यही आपको क्वेश्चन पूछा गया 2011-12 की जनगणना के आधार पर। यह रिपोर्ट किसने तैयार किया है? तो तेंदुलकर कमेटी ने। 2004-5 में कितने लोग बीपीएल थे? तो 37.2%। 93-94 में कितना था? तो 45.3%। अभी जो लेटेस्ट डाटा के अनुसार हमारे भारत में बीपीएल लोग कितने हैं, गरीब लोग कितने हैं? 21.9। अगर हम यह माने जो अगर उनका इनकम 817 रुपया है तो वह अमीर आदमी है, और 1001 रुपया अगर आप कमा रहे हैं तो आप अमीर आदमी। तो देखिए कितना कम। अगला है इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड पॉपुलेशन कम्स आफ्टर व्हिच कंट्री? तो 2020 से पहले। तो अभी तो हम लोग दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेटेड कंट्री बन चुके हैं। पहले हम लोग कहां पर थे? तो चाइना नंबर 1 पोजीशन पर था और हम लोग नंबर 2 पोजीशन पर थे, लेकिन हम लोगों ने बहुत मेहनत करके यह पोजीशन नंबर 1 पोजीशन प्राप्त कर लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड पॉपुलेशन कम्स आफ्टर व्हिच कंट्री? तो चाइना। इसका आंसर हो जाएगा चाइना, सबको मालूम है ही। उसके बाद है एंड, तो यहाँ पर 73 का आंसर क्या है? बी। उसके बाद है एन इरा ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया बिगेन विद द सेटिंग ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन कब आपको एस्टैब्लिश हुआ? तो प्लानिंग कमीशन याद रखिएगा 1950 में एस्टैब्लिश हुआ था। प्लानिंग कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ? तो 1950 में एस्टैब्लिश हुआ था। देखिए 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था। इसकी उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको डिजॉल्व कब किया गया? 17 अगस्त 2014 को, और इसको रिप्लेस किया गया नीति आयोग से। ये याद रखिएगा। और जो आपको प्लानिंग कमीशन जो है 12 प्लान बनाया था। पहला प्लान कब आया था? 51 में, और आखिरी प्लान जो 12 प्लान है वो आपको 2012-17 में पब्लिश किया गया था। यहाँ पर कुछ प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है एक शब्द वो है हेडो-डोमल मॉडल। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन जो था, प्लानिंग जो था वो हेडो-डोमल मॉडल पर था। दूसरा प्लानिंग जो था वो महालनोबिस मॉडल पर था। तीसरा 5 ईयर प्लान जो था वह आपको एस चक्रवर्ती मॉडल पर था, और चौथा 5 ईयर प्लान जो था अशोक रुद्र मॉडल पर। तो जो मॉडल है आपको अलग अलग प्लानिंग कमीशन का यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर द ट्रेड यूनियन मूवमेंट टुक परमानेंट फुटिंग इन इंडिया। तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है भारत में कब स्टार्ट हुआ? तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 या आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 1920 के बाद यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। आपको देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है आपको 1920 में आया, और यह जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक्ट जो है 1926 में बना। इसके जो आपको पहले प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय थे, तो यह याद रखिएगा। उसके बाद है द इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स हैव कैरेक्टराइज्ड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज बिटवीन 1880 टू 1905 एट द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। तो 1880 से लेकर 1905 तक का जो टाइम पीरियड है उसको इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बातें की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो लीडर्स है वह यह बता रहा है कि किस तरीके से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भारत का हो रहा है। तो जो मॉडरेट्स लीडर, जिसको हम लोग मॉडरेट लीडर कहते हैं, यह फ्रीडम की बातें नहीं कर रहा है। यह है यहाँ इस टाइम पीरियड के जो लीडर हैं यह बता रहे जो भारत का कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? इकोनॉमिक नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। यह स्टेटमेंट किसका है? तो बिपिन चंद्रा का है। बिपिन चंद्रा का जो बुक है आपको राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, उसमें यह बता रहे हैं जो 1880 से लेकर 1905 तक का जो टाइम पीरियड है वह आपको क्या है? इकोनॉमिक नेशनलिज्म का है। उसके बाद है रेलवे वेयर ए वर्टिबल बून ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो रेलवे जो है सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कब रहा? तो याद रखिएगा जब भी आपको रेलवे जो है वर्ल्ड वॉर 2 का जो टाइम पीरियड है, नेचुरल कैलेमिटीज या पीस या मास अपसर्ज। तो याद रखिएगा जो रेलवे बेनिफिशियल किसके लिए था? तो ब्रिटिशर्स के लिए था। तो यहां पर जो रेलवे जो है आपको बेनिफिशियल जो रहा आपको ब्रिटिशर्स के लिए, तो यह आपको वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में रहा था। देखिए यहाँ द क्वेश्चन आस्क्ड फॉर वर्ल्ड वॉर 2 इंपैक्ट ऑफ रेलवे। तो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रेलवे वेयर ए वेरिटेबल बून ड्यूरिंग फॉर फैसिलिटेटिंग। ठीक है।
यहाँ पर थोड़ा सा नो चेंज, यहाँ पे आंसर सी ही बताया गया, तो इसको वर्ल्ड वार 2 मान लीजिए। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था, मास अपसर्ज, जो भी कभी मास रिवोल्ट होता था तो रेलवे से सपोर्ट मिलता था, लेकिन ठीक है जो बीपीएससी मान रहा है वही हम लोग भी यहाँ मानेंगे, वर्ल्ड वार 2। उसके बाद हु रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया जो है ये आपको दादा भाई नेहरू जी का फेमस बुक है। हम लोग एक बार देखिए यहाँ पर दादा भाई नेहरू जी का जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इससे यह बताया जाता है जो भारत में कैसे ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। उसी तरीके से जो बिपिन चंद्रा का जो है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, और तीसरा जो बुक है जो हमको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताता है वह है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त का। तो यह 3 बुक जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है व्हिच स्टेट इन इंडिया अलोन शोड ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ द 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल। तो भारत में सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो आपको 2011 की जनगणना के अनुसार कहां पर था, तो केरला में। याद रखिएगा केरला का जो सेक्स रेशियो हुआ कितना है, 1084। उसके बाद पुडुचेरी का 1037, और तो ये तो आपको यूनियन टेरिटरी है। बाकी जो जितने भी स्टेट है उसका सेक्स रेशियो आपको कम है, केवल एकमात्र केरला जो है स्टेट में इसका सेक्स रेशियो ज्यादा था, तो वह है 1084, यह याद रखिएगा। बिहार का सेक्स रेशियो कितना है, हम लोग बिहार के एग्जाम के लिए देख रहे हैं, तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सेक्स रेशियो 918 है। लेकिन अभी जो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का पब्लिश किया गया है उसमें यह अनुमान लगाया गया है जो बिहार का सेक्स रेशियो कितना हो गया है, 953। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है जो 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार का सेक्स रेशियो कितना है, तो 953। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सेक्स रेशियो 918, और अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार का जो सेक्स रेशियो है वह कितना है, 953। बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1106, और अभी लेटेस्ट डाटा के अनुसार बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी 1388। वैसे भारत में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किसका है, केरला का, 2011 की जनगणना के अनुसार। ये आपको देख लिया। उसके बाद डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज इज रिस्पॉन्सिबल। तो जो आपको अगर आप खराब पानी पीजिएगा, खराब पानी का भोजन खाइएगा, तो आपको कौन कौन सा डिजीज होगा, तो आपको डायरिया हो सकता है, टाइफाइड होगा, पारा टाइफाइड होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है यह आपको आंसर हो जाएगा। उसके बाद है एग्रेरियन रिफॉर्म्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो एग्रेरियन रिफॉर्म जो भारत में इंट्रोड्यूस किया गया उसका कारण क्या था, टू हेल्प जमींदार नहीं, जमींदारी सिस्टम खत्म कर दी गई। टू हेल्प द पीजेंट्री, तो पीजेंट्री जो किसान थे उसको हेल्प करने के लिए। एक्सप्लॉइट द अवेलेबल रिसोर्स नहीं, ऑल ऑफ द अबव। तो एग्रेरियन रिफॉर्म जो भारत में इंट्रोड्यूस किया गया उसका मेन कारण क्या था, जो किसानों को मदद किया जाए। तो 81 का क्या आंसर हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। उसके बाद है पॉपुलेशन सेंसस इज टेकन इन इंडिया वंस इन 10 ईयर। तो भारत में जो जनगणना होती है वो कितने दिनों पर होती है, तो 10 साल पर। पहली बार कब स्टार्ट हुआ था, रेगुलर जो पहली बार स्टार्ट हुआ वो हुआ है 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय आपको पहला जो रेगुलर जनगणना स्टार्ट हुआ वह 1881। तो क्वेश्चन नंबर 83 जो है यह आपको एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है हु वाज रिगार्डेड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है आपको किस रिगार्ड किया जाता है, तो यह है समुद्रगुप्त। याद रखिएगा आपको जो साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया पर अटैक करने का जो हिम्मत दिखाता है वह आपको गुप्ता वंश में कौन है, वह है समुद्रगुप्त। गुप्ता वंश में है वह समुद्रगुप्त। इससे पहले जो नॉर्थ इंडिया का राजा आपको साउथ इंडिया पर अटैक करने का हिम्मत दिखाया था वह था आपको चंद्रगुप्त मौर्य, नॉट गुप्ता वंश का चंद्रगुप्त। आपको जो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त था, जो मौर्य वंश की कहानी स्टार्ट किया था उसने आपको स्टार्ट किया था। उसके समुद्रगुप्त के बाद कौन राजा होता है जो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया अटैक करने की कोशिश करता है सफलतापूर्वक, वह है अलाउद्दीन खिलजी। समुद्रगुप्त और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में एक और राजा आता है, उसका नाम है हर्षवर्धन। यह भी आपको कोशिश करता है, लेकिन इसे जो है पुलकेशियन द्वितीय 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे पर रोक देता है। तो जो काम समुद्रगुप्त ने किया उसके बाद हर्षवर्धन ने कोशिश किया, हर्षवर्धन को सफलता नहीं प्राप्त हुई, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को सफलता प्राप्त होती। तो यहां पर हम लोग देखते हैं तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा गया है, समुद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया। यहाँ पर आंसर भी आपको दिया गया समुद्रगुप्त द्वितीय। एक बार हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसमें और क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन में है चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसकी कहानी
तो आपको कब से कब तक स्टार्ट होती है? यह तो मौर्य वंश की कहानी का जो हीरो है, मेन नायक जो है मौर्य वंश की कहानी का, वह है आपको चंद्रगुप्त मौर्य। इसका कहानी स्टार्ट होता है 321 बीसी से लेकर 298 298 बीसी, याद रखिएगा। तो इसका गुप्त वंश से कनेक्शन नहीं है। गुप्त वंश से जो कनेक्शन है वो है आपको समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त, इस ऑप्शन में। तो थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर देखें आपको गुप्त वंश की कहानी को। तो सबसे पहले जो गुप्त वंश में सबसे पहला राजा है श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच। इनकी कोई भी उपलब्धि नहीं है, इनका केवल ये उपलब्धि है जो ये आपको चंद्रगुप्त जो प्रथम होता है उसके वंशज। तो चंद्रगुप्त वन के जो पिताजी थे वो थे घटोत्कच, और घटोत्कच के जो पिताजी थे श्रीगुप्त। इसकी कोई भी उपलब्धि, कुछ भी सिक्के, कुछ भी अभिलेख नहीं है श्रीगुप्त और घटोत्कच का। चंद्रगुप्त वन जो है इसका उपलब्धि क्या है? तो यह कुमार देवी से शादी करता है। चंद्रगुप्त वन की उपलब्धि यह है जो वैशाली की लिच्छवी की जो राजकुमारी है कुमार देवी से शादी करता है, और शादी करने के बाद यह अपना एक अच्छा काम करता है, जो ये एक अपने बेटे को अच्छा से गाइड करता है। तो चंद्रगुप्त वन की उपलब्धि यह कुमार देवी से शादी करना, और इसका एक अच्छा बेटा होता है समुद्रगुप्त, जो इस गुप्त वंश को आगे बढ़ाता है। पूरे समुद्रगुप्त वंश में सबसे शक्तिशाली जो राजा हुआ है वह है समुद्रगुप्त। यह इसकी सफलता है, यह बहुत ज्यादा युद्ध करता है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया पर अटैक करता है। तो यह याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली समुद्रगुप्त होता है। समुद्रगुप्त के बाद जो इसका बेटा आता है वह है रामगुप्त, जो समुद्रगुप्त की जितनी भी प्रतिष्ठा थी उसको मिट्टी में मिला देता है। जब यह अपनी पत्नी ध्रुवा देवी को शक राजा के पास भेजने के लिए तैयार हो जाता है, तो रामगुप्त जो है यह समुद्रगुप्त की जो इज्जत प्रतिष्ठा कमाया था समुद्रगुप्त ने, उसको मिट्टी में मिलाने का कोशिश किया। तो रामगुप्त को जो है अपने भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा मार दिया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा मार दिया जाता है, और अपनी यह जो हुई भाभी, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो भाभी हुई ध्रुवा देवी, उससे चंद्रगुप्त द्वितीय शादी करता है, और फिर ध्रुवा देवी और कुबेर ने। तो यहाँ पर आपको जो गुप्त वंश का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट राजा है वो होता है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद आपको आता है कुमारगुप्त, और उसके बाद स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश का जो है प्रतिष्ठा खत्म होना शुरू हो जाता है। गुप्त वंश का जो है डाउनफॉल स्टार्ट होता है स्कंदगुप्त के बाद आपको, और उसके बाद आपको कमजोर गुप्त राजा सब आता है। उसके बाद कमजोर गुप्त राजा आता है। इंफॉर्मेशन सही है? आपको थोड़ा सा गुप्त वंश के लिए देख लीजिए। गुप्त वंश का जो आपको नजदीक में जो पड़ोसी राजा जो वंश था वो था बकाटका। तो बकाटका भी याद रखिएगा, बकाटका वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। और यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जानना है गुप्त वंश से, जो समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड क्या था, तो 350 से 375। और आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का भी टाइम याद रखिएगा, 375 से 415। उसका कुमारगुप्त का 415 से 455। तो ये जो है कुछ राजा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त को आप लोग थोड़ा सा गुप्त वंश में जान लीजिएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त का जो इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो समुद्रगुप्त का मिलता है वो है प्रयाग प्रशस्ति से। जो इसके सचिव, इसका जो कवि है हरिसेन लिखता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त की उपलब्धि, सफलता, उसके वंशज के बारे में पता चलता है, ठीक है। और समुद्रगुप्त को जो आपको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है, यह किसने कहा? तो विंसेंट ए स्मिथ। यह भी याद रखिएगा, यह भी आपको पूछा जाता है, जो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा? तो विंसेंट ए स्मिथ का एक बुक है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यह अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया यहाँ देखिए आपको 600 बीसी से लेके मोहम्मदन, अर्थात 600 बीसी से लेके इस्लाम के राइज तक की कहानी जो इस बुक में लिखा गया है। विंसेंट वी ए स्मिथ, आपको क्वेश्चन में आएगा, जो वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है, या किस व्यक्ति ने नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहा है? तो याद रखिएगा वी ए स्मिथ। वी ए स्मिथ आपको बहुत ही फेमस इतिहासकार है। इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है गुप्ता पर, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। समुद्रगुप्त का जो बेटा होता है वह है आपको रामगुप्त। रामगुप्त इज्जत प्रतिष्ठा को खत्म कर देता है। उसके बाद इसी का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है यह प्रतिष्ठा को बचाता है। स्कंदगुप्त आखिरी इंपॉर्टेंट गुप्त राजा होता है। स्कंदगुप्त के समय हूण का आक्रमण भारत पर स्टार्ट होता है, और उसके बाद जो गुप्त वंश की है कहानी वो डाउनफॉल में जाना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन 83 का हो गया, इसका आंसर ए है। उसके बाद है हु हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर अंडर द मौर्याज। तो मौर्य का जो टाइम पीरियड है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो कहानी है, और मौर्य वंश जो आपको 321 बीसी से लेके 185 बीसी तक की जो टाइम पीरियड है,
जो भारत में एक इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है आपको एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में, जिसका हमको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा जो माइंडसेट था उसके राजाओं का, यह हमको कहाँ से पता चलता है? यह पता चलता है हमको अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने लिखा है। जैसे अभी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका क्या माइंडसेट है और थिंकिंग है, क्या विजन है, हमको आज के कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। तो उसी तरीके से मौर्य काल में जो वहां के राजाओं का माइंडसेट था, थिंकिंग था, डिजायर था, वो हमको अर्थशास्त्र से पता चलता है, जो आपको कौटिल्य ने लिखा था, जो आपको चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी था, प्रधानमंत्री भी था। तो इसमें देखिए हमें कहाँ से पता चलता है? जो मटेरियल कल्चर को स्प्रेड करता था, तो एडमिनिस्ट्रेटर्स से, उसके ट्रेडर्स से, बुद्धिस्ट मॉन्क, ऑल ऑफ द एबव। तो हु हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर अंडर द मौर्याज। तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो मटेरियल कल्चर था, अर्थात ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन जो हो और एम्पायर जो हो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, यह सब प्रमोट किसने किया? उस काल के एडमिनिस्ट्रेटर जो थे। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में हम लोग मेगास्थनीज से भी जानते हैं। उस समय जो ट्रेडर्स था, ट्रेडर्स पर बहुत ज्यादा रोक था, जो आप गलत सामान नहीं बेच सकते हैं, कम वजन का सामान नहीं बेच सकते हैं, तो यह सब हमें पता चलता है। और बुद्धिस्ट मॉन्क भी जो है वह भी आपको मटेरियल कल्चर को स्प्रेड कर रहा है। आजकल जो आप हर गली पर जो देखते हैं, जो मंदिर है, मंदिर से जो पैसा बनाया जाता है, वो पैसा भी कहा जाता है आपको एम्पायर बिल्डिंग, एम्पायर को स्ट्रेंथन करने के लिए जाता है। तो यह सब कुछ जो है आपको पता चलता है, यह मौर्य के मटेरियल कल्चर को स्प्रेड करने का कोशिश किया गया था। यह आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। उसके बाद है द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैनाल्स ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक वेयर बोर्न बाय। तो फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश के समय तीसरा इंपॉर्टेंट राजा होता है, तुगलक वंश जो आपको दिल्ली सल्तनत का जो तीसरा वंश है। और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन है? मामलुक वंश, गुलाम वंश, दूसरा वंश है आपको खिलजी, और तीसरा है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो तीसरा राजा है वह है आपको फिरोज शाह तुगलक। पहला राजा कौन है? गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। दूसरा राजा है आपको मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 51। और तीसरा राजा है फिरोज शाह तुगलक। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1351 से लेकर 1388। यह जो है अपने टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा इरिगेशन का काम करवाया। यह जो है अपने टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा दान पुण्य का काम किया। दान पुण्य मतलब खैरात बांटा लोगों को, जो है विद्यालय, उसके बाद हॉस्पिटल, जितना भी बिल्डिंग आपको 1206 से जो भारत में इस्लाम की किंग के द्वारा जो बनाया गया था बिल्डिंग, उसको रिपेयर का काम करवाया। तो यह कुछ वार नहीं किया, एम्पायर को एक्सपेंड करने का कोशिश नहीं किया। 1206 से लेके 1351 लगभग में जो 150 साल तक अलग अलग राजाओं ने जितनी संपत्ति बटोरी, उस संपत्ति को यह जो है बर्बाद करने का कोशिश किया और बर्बाद कर दिया। यह समझिए, इसके पास लगभग 150 साल का पैसा दिल्ली सल्तनत के राजाओं का था, और इसने इसे अच्छी तरीके से अलग अलग तरीके से खर्च किया। जितने भी तरीके से हो सकता था इसने खर्च करने की कोशिश की। उसमें ही इसने क्या किया? आपको कैनाल भी बनाया। तो यहाँ पे देखिए, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस of construction or maintenance of canals during the फिरोज शाह तुगलक were borne by cultivators। तो याद रखिएगा, शुरुआत में तो इसने अपने राजकोषीय जो ट्रेजरी है वहां से कैनाल बनवाया, और उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पर, जो बाद में जो कल्टीवेटर्स थे उस पर टैक्स लगाया गया। और यह जो टैक्स था, इस टैक्स का क्या नाम था? हक्के सर्व। याद रखिएगा, हक्के सर्व। 10% ऑफ प्रोड्यूस वाज लेविड ऑन द पीजेंट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैनाल्स। तो याद रखिएगा, हक्के सर्व जो था आप एक प्रकार का टैक्स था। यह एक स्पेशल टैक्स फिरोज शाह तुगलक ही स्टार्ट किया था। इससे पहले कोई भी दिल्ली का सुल्तान जो है कल इरिगेशन टैक्स नहीं लगाया था। इरिगेशन टैक्स लगाने वाला यह आपको पहला सुल्तान बना। यह कौन है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यह तुगलक वंश का जो राजाओं का नाम है, सबसे पहला गाजी मलिक, जिसने गयासुद्दीन तुगलक का नाम रखा था, अपना नाम धारण किया था 1320 से 1325। तुगलक वंश का जो सबसे विद्वान और पूरे दिल्ली सल्तनत का जो सबसे विद्वान आदमी हुआ वो है आपको कौन? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम, इसका नाम क्या था? मलिक जौना। इसका टाइम पीरियड है 1325 से 1351। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट सुल्तान है वह है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। इसका टाइम पीरियड है 1351 से 1388। उसके बाद और भी कुछ तुगलक वंश में राजा आता है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे देखिए 1388 से 1389
1389 से 1390, 1390 से 1394। तो ये सब राजाओं का नाम आप एग्जाम पर्पस के लिए नहीं याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3 राजाओं का नाम आपको याद होना ज़रूरी है। उसके बाद 1394 में एक और राजा आता है कुछ दिनों के लिए तुगलक वंश में, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक राजा जो आखिरी राजा हो आपको मोहम्मद शाहबुद्दीन महमूद शाह, तो यह जो है आपको सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इसी समय आपको तैमूर लंग 1398 ईस्वी में आता है। और आपको जो 1206 से लेके 1398 तक जितना भी दिल्ली सुल्तान ने मेहनत किया था, उस सारी मेहनत को, उसकी सारी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया जाता है। इसके बाद तो तैमूर जो आता है पूरा 1206 से 1398 तक की पूरी मेहनत को पानी में मिला के चला जाता है। फिर आपको नया वंश स्टार्ट होगा, सैयद वंश, तैमूर के सहयोग से, तैमूर के सहयोग से वंश स्टार्ट होगा। 1206 से 1398 तक जो दिल्ली सल्तनत चला है, इसका जो फाउंडेशन का क्रेडिट जाता है मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी जो 1192 ईस्वी में बैटल ऑफ तराई, सेकेंड बैटल ऑफ तराई में जीता था भारत को वहां पर। तो उसके बाद यह आपको 1398 तक इसका मेहनत का फल इस्लामिक राजाओं ने चखा। 1192 के सेकेंड बैटल ऑफ तराई की जीत का जो फल है आपको यहाँ पर जो इस्लामिक सुल्तान थे वो 1398 तक चखा। 1398 में तैमूर लंग इसकी सारी जो मेहनत था, इज्जत प्रतिष्ठा था, उसको खत्म कर देता है। फिर आपको एक वंश स्टार्ट होगा, तो आपको सैयद वंश। तो यह याद रखिएगा, तैमूर लंग जो है आपको सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय पर अटैक करता है। और यहाँ पर जो इरिगेशन और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें तुगलक डायनेस्टी में हमको समझना है, जो देखिए दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो वंश आता है वह वंश आता है आपको मामलुक या गुलाम वंश। दूसरा जो वंश आता है वह है खिलजी वंश। तो खिलजी और गुलाम वंश जो है एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कुछ भी नहीं करता। ये लोग केवल टैक्स कलेक्शन में विश्वास रखता है, ये लोग इन्वेस्टमेंट में विश्वास नहीं रखता। जो एग्रीकल्चर में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, यह आपको गुलाम वंश और खिलजी वंश इस पर कुछ भी केयर नहीं करता। लेकिन आपको जो ये तुगलक वंश है, तुगलक वंश का जो मेन अंतर है, ये तुगलक वंश एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। ये इनका विश्वास होता है जो एग्रीकल्चर में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा तो हमारा टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा होगा और हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से चल पाएगा। तो यह जो माइंडसेट है इरिगेशन में इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट आपको तुगलक वंश से स्टार्ट होता है। और यह काम जो तुगलक वंश का जो पहला राजा होता है कौन, तो तुगलक वंश का पहला राजा जो है आपको गयासुद्दीन तुगलक, यह जो है आपको पहली बार कैनाल बनाता है। पहली बार जो कैनाल बनाता है वह कौन बनाता है, गयासुद्दीन तुगलक बनाता है। देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन भी आपको यूपीपीसीएस में आया हुआ है। कृषि को सुमन्वित करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय किसे जाता है। तो पहली बार नहर खुदवाने का श्रेय किसे जाता है, तो गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक को जाता है, याद रखिएगा, नहर खुदवाने का जो श्रेय जाता है वो गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है, यह तो लोन देना स्टार्ट कर देता है, दीवाने कोही नाम का एक डिपार्टमेंट भी बनाता है। इससे जो किसान है उसको लोन दिया जाता है, जो आप हमारे यहाँ से पैसा ले जाओ और इन्वेस्टमेंट करो खेती में, और उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ेगा तुम्हारा तो हमको टैक्स अच्छा से मिलेगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक भी कृषि को प्रमोट करता है। और सबसे ज्यादा जो इरिगेशन के लिए कैनाल बनाता है वह है फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक जो है उसके बाद एक नया टैक्स भी किसानों पर लगाता है जिसका नाम है हक्के सर्व। तो यह इतना इंफॉर्मेशन सही है आपके रिवीजन पर्पस के लिए। तो कल्टीवेटर्स पे लगाता है। उसके बाद है हु रोट आईने अकबरी। आईने अकबरी किसने लिखा था, तो आईने अकबरी जो है आपको अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल जो है आपको अकबर का दोस्त भी था और अकबर का सलाहकार भी था। अकबर का दोस्त और अकबर का सलाहकार था। आईने अकबरी बेसिकली अकबरनामा का एक भाग है। यह देखिए आईने अकबरी को भी हम लोग थोड़ा सा देखिए, यह है आपको द अकबरनामा ऑफ अबुल फजल। अकबरनामा आपको अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। इस अकबरनामा का 3 वॉल्यूम है। अकबरनामा का 3 वॉल्यूम है, याद रखिएगा। पहला वॉल्यूम में यह बताया गया है जो अकबर के पिताजी कौन थे, दादाजी के कौन थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया नहीं किया था। अकबर का जो वंशज का कहानी है यह आपको कहां से पता चलता है, अकबरनामा के पहले पार्ट से। उसके बाद अकबर ने जो अपनी सफलता जो 1556 से लेके 1602 तक का
अकबर ने क्या किया नहीं किया, यह जो है अकबर का जो पूरा अचीवमेंट है वो आपको वॉल्यूम 2 में है। तो वॉल्यूम 1 में क्या है, अकबर के पिताजी, दादाजी और उनके वंशज और शेष शाह सूरी का जो टाइम पीरियड है वह सभी है। 1556 से लेकर 1602 तक का जो टाइम पीरियड है अर्थात अकबर का जो अचीवमेंट है वह आपको वॉल्यूम 2 में है। यह वॉल्यूम 2 ऑफ अकबरनामा। और वॉल्यूम 3 जो अकबरनामा का है उसको हम लोग आईने अकबरी कहते हैं। इसमें अकबर के समय में जो नियम कानून था उसके बारे में हमें पता चलता है। तो याद रखिएगा, अकबरनामा का जो वॉल्यूम 3 है उसको आईने अकबरी कहते हैं। आईने अकबरी कोई सेपरेट बुक नहीं है, आईने अकबरी अकबरनामा का ही एक भाग है, तीसरा वॉल्यूम है। तो याद रखिएगा, हमारे पूरे भारतीय इतिहास में 3 बुक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। एक है अर्थशास्त्र, दूसरा है आईने अकबरी और तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट को समझने में हेल्प मिलता है। आईने अकबरी से मध्यकालीन भारतीय राजाओं के माइंडसेट के बारे में समझने में हेल्प मिलता है। और अर्थशास्त्र से प्राचीन कालीन राजाओं के माइंडसेट को समझने में मदद मिलता है। तो अर्थशास्त्र, आईने अकबरी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये 3 एक इंपॉर्टेंट किताब है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट को समझने के लिए। तो यह है आपको आईने अकबरी जो आपको अकबरनामा का भाग है। और इसको लिखने वाला जो अबुल फजल था यह अकबर का इंटीमेट लंगोटिया यार है और कॉन्फिडेंशियल एडवाइजर है। कॉन्फिडेंशियल बातें आपको अकबरनामा आईने जो अबुल फजल है यह बताता है। तो अकबर का यह दोस्त है, उसका एडवाइजर है। और इसमें जो टाइम पीरियड कवर किया गया है 1542 से लेकर 1605 तक की बात इसमें कवर की गई है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 जो आपको हमने यहाँ बताया है। वॉल्यूम 3 जो है वह आईने अकबरी है। ठीक है, अकबर कॉल्ड अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यह चारों क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लिए। आईने अकबरी जो है यह आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है द परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड इन व्हिच ईयर। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है आपको कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से लेके 1793 तक भारत का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट क्रिएट कब होगा, 1833 में। तो द परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड इन कब, 1793 में, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस यहां से जा रहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको 2 बार आता है, एक 1786 से 1793, दूसरी बार 1805 में भी आता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का 2 टाइम पीरियड है, याद रखिएगा। लेकिन इसने जो भी उपलब्धि की, अपना नाम किया, यह इसी टाइम पीरियड में 1786 से 1793 में इसकी उपलब्धि के लिए हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस को जानते हैं। 1805 की इसकी कोई भी उपलब्धि नहीं है सिवाय यह इस टाइम पीरियड में आके भारत में मर गया। तो यहाँ पर यह 1793 में परमानेंट सेटलमेंट इसकी के टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। सबसे पहली बार जो रैयतवाड़ी प्रथा को स्टार्ट किया गया था एक्सपेरिमेंटल रूप से, वह 1792 में रैयतवाड़ी प्रथा को मैसूर वाले इलाके में इंप्लीमेंट किया गया था। यह भी याद रखिएगा, जब 1790 से 1792 के तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित होता है और मैसूर का इलाका ब्रिटिश के पास जाता है, तो ब्रिटिश जो है यहाँ पर कैप्टन रीड के द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा को एक्सपेरिमेंटल रूप से स्टार्ट करता है। तो 1792 भी आपको रेवेन्यू जनरेशन की हिस्ट्री से एक इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है। जैसे 1793 परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट, कंप्लीटली रूप से परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया जाता है। मैसूर में 1792 में एक्सपेरिमेंटल रूप से कैप्टन रीड के द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा स्टार्ट किया जाता है। किस इलाके में, जो टीपू सुल्तान से उसको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 1793 हो जाएगा परमानेंट सेटलमेंट। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। उसके बाद है who cheerfully interpreted the Congress split in 1907 at Surat as a great triumph for us। तो 1907 में जो कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था, कांग्रेस के जो मॉडरेट्स लीडर थे और आपको जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उसमें जो स्प्लिट हुआ था 1907 में, इससे कौन जो है बहुत ज्यादा खुश हुआ था, लॉर्ड मिंटो, सर एंड्रू फ्रेजर, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मॉडले। तो यह याद रखिएगा, यह जो खुश होने वाला आदमी है यह है आपको लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो पर आपको बीपीएससी
किसी न किसी तरीके से घुमाकर क्वेश्चन हर बार देता रहता है। तो लॉर्ड मिंटो को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। लॉर्ड मिंटो भी 2 आदमी है। लॉर्ड मिंटो अगर आपसे यह पूछा जाए जो लॉर्ड मिंटो भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना, तो आपके दिमाग में एक ही लॉर्ड मिंटो नहीं आना चाहिए। यह लॉर्ड मिंटो 2 है। एक आपको लॉर्ड मिंटो जो आपको 1905 से लेके 1910 तक है, और इसके एक दादा, इसके जो दादा के पिताजी, इसके दादा के लॉर्ड मिंटो के दादा के पिताजी अर्थात इसके परदादा, लॉर्ड मिंटो के परदादा भी हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके थे। लॉर्ड मिंटो के परदादा, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, लॉर्ड मिंटो को थोड़ा सा डिटेल ढंग से देखिए। लॉर्ड मिंटो जो लॉर्ड मिंटो ज्यादा फेमस है, मॉर्ले मिंटो में जो लॉर्ड मिंटो है उसका टाइम पीरियड है 1905 से लेके 1910। इसके परदादा जो है, इसके परदादा भी हमारे भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इसका नाम क्या है, यह भी लॉर्ड मिंटो है। 1807 से लेके 1813 तक, याद रखिएगा। तो इस दोनों लॉर्ड मिंटो ही है, दोनों आपको लॉर्ड मिंटो ही है। तो 1905 से 1910 वाला जो लॉर्ड मिंटो वो ज्यादा फेमस है। 1807 से 1813 में जो लॉर्ड मिंटो है वो कम फेमस है। लेकिन इस पर भी आपको क्वेश्चन आया है, जैसे देखिए, ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज कंक्लूडेड बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह एंड लॉर्ड मिंटो। तो यह आप समझिएगा, जो रणजीत सिंह तो 1839 ईस्वी में मर गया। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह मर गया, तो यह लॉर्ड मिंटो के साथ कैसे आपको एग्रीमेंट कर रहा है। तो यह लॉर्ड मिंटो जो है ये 1807 से 1813 में जो गवर्नर जनरल ऑफ, यह इस समय तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट ही क्रिएट नहीं हुआ होगा, यह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। याद रखिएगा, यह जो लॉर्ड मिंटो है यह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट तो क्रिएट हुआ है आपको 1833 में। तो इस समय जो आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है लॉर्ड मिंटो, उससे महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाब का सिख का राजा था उसके बीच एग्रीमेंट होता है। तो यह दोनों लॉर्ड मिंटो में कंफ्यूज नहीं होना। वैसे लॉर्ड हार्डिंग में भी 2 लॉर्ड हार्डिंग है, एक दादाजी और एक पोता। इसका भी थोड़ा सा देख लीजिए, लॉर्ड हेनरी हार्डिंग और ये जो हार्डिंग है। तो एक जो है दादाजी का टाइम पीरियड 1844 से 1848, और उसका पोता जो आपको गवर्नर जनरल है 1910 से 1916। तो यह भी यहाँ पर दादा पोता का है, और यहाँ पर परदादा और ये पोता है। ये देखिए लॉर्ड मिंटो 1 और ये जो है लॉर्ड मिंटो 4 बेसिकली कहलाता है। तो देखिए लॉर्ड मिंटो पर जो कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, जो राजन whom did राजेंद्र प्रसाद कंसिडर एज फादर ऑफ पाकिस्तान। तो फादर ऑफ पाकिस्तान किसे माना गया है, तो लॉर्ड मिंटो को। किस लॉर्ड मिंटो, जो 1905 से लेकर 1910 तक भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, न कि 1807 से 1813 वाला लॉर्ड मिंटो। तो दोनों लॉर्ड मिंटो में कंफ्यूज नहीं होना है। द मुस्लिम डिप्यूटेशन मीट्स मिंटो इन 1906 एट शिमला एंड प्लीडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। तो ठीक है, यहाँ पर आपको लॉर्ड मिंटो की भी कहानी समझ में आ गई। उसके बाद हु प्रोपाउंडेड द ड्रेन थ्योरी। तो ड्रेन थ्योरी जो है आपको देने वाले कौन है, दादा भाई नेहरू जी। इनका जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने आपको ड्रेन थ्योरी, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जा रहा है, उसको प्रोपाउंड किया गया, उसको पॉपुलराइज किया गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा, दादा भाई नेहरू जी। उसके बाद है हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर का जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा माना जाता है वह है आपको कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो आपको टाइम पीरियड किया है 1509 से लेके 1529। 1509 से लेके 1529 जो है यह कृष्णदेव राय ग्रेटेस्ट राजा माना जाता है आपको विजयनगर एम्पायर का। यहाँ लिखा गया 1509 से लेके 1529। इसका आंसर क्या रहेगा आपको ऑप्शन सी। हम लोग बुक्का 1, देवराय 1 और हरिहर को भी थोड़ा सा डिटेल ढंग से देख लेते हैं। विजयनगर एम्पायर की जो कहानी है 1336 से स्टार्ट होता है, और इसका जो डाउनफॉल एकदम नाम मात्र का ये राजा बन जाता है वो है आपको 1565 में। 1565 में आपको बैटल ऑफ तालीकोट्टा होता है, जिसमें इसे साउथ के जो सुल्तान हैं वो इससे पराजित कर देता है। तो इसका जो पहला जो वंश है संगमा डायनेस्टी। संगमा डायनेस्टी जो एस्टैब्लिश होता है 1336 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का, हरिहर पहला राजा होता है 20 साल के लिए, फिर बुक्का 20 साल के लिए होता है। उसका सलूभा डायनेस्टी, सलूभा डायनेस्टी 1485 से 1505। एग्जाम पर्पस के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट ये सलूभा डायनेस्टी नहीं है, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट राजा होता है, जो छोटा बच्चा राजा बनता है उसके बाद उसका ज्यादा एग्जाम पर्पस के लिए भी, और विजयनगर एम्पायर की कहानी में भी इस सलूभा डायनेस्टी का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है।
विजयनगर एम्पायर की कहानी में संगमा डायनेस्टी का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि यह जो है फाउंडर है, और तुलुभा डायनेस्टी की कहानी इसलिए विजयनगर एम्पायर में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके समय सबसे ज्यादा एक्सपेंशन होता है और इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा जो है आपको कृष्णदेव राय होता है। और अराबुडी डायनेस्टी पर भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि इसके समय डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अराबुडी का जो पहला राजा है रामराज जो बनता है वह उसी समय से डाउनफॉल हो जाता है। तो सुलुभा डायनेस्टी में कोई इंपॉर्टेंस राजा होता ही नहीं है, एकमात्र व्यक्ति को हम राजा मान सकते हो, वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। अराबुडू जो है इसमें डाउनफॉल ही होता है। संगमा को इसलिए जानते हैं क्योंकि यह विजयनगर एम्पायर को फाउंड करता है, और तुलुभा में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा होता है कौन, आपको कृष्णदेव राय। एक बार देख लीजिए यहाँ पर कृष्णदेव राय के बारे में। तो हरिहर का जो है जिसको हक्का भी कहते हैं, इसका टाइम पीरियड है 1336 से 1357। उसके बाद आपको जो यहाँ पर कृष्णदेव राय है इसका जो टाइम पीरियड है 1509 से लेकर 1529। कृष्णदेव राय को जो भाई था वीर नरसिम्हा, इसका टाइम पीरियड था 1505 से लेकर 1509। यह कुछ इंपॉर्टेंट राजा है। हरिहर टू का भी टाइम पीरियड याद रखिएगा 1327 से आपको 1404। उसके बाद जो है आपको 1400 रामचंद्र 40। ठीक है, इतना सुलभा का इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं। ये चारों क्वेश्चन हो गया। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड मिंटो पर कुछ क्वेश्चन यहाँ। द स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल वाज अडॉप्टेड बाय तो लॉर्ड कर्जन एंड लॉर्ड मिंटो। उसके बाद है हुए, उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं ये हो गया 90 तक। उसके बाद है वेयर वाज द यूनाइटेड नेशंस 27th क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 27 ऑर्गेनाइज्ड। तो आपको जो कॉप 27 कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस का जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हर साल होता है, यह आपको 2023 का क्वेश्चन पेपर है। और इसमें पूछा है आपको जो कॉप 27 जो है कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था। तो कॉप 27 जो है आपको इजिप्ट में ऑर्गेनाइज हुआ था। यह कहाँ पर हुआ था, इजिप्ट में। तो ये जो कॉप है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको कहते हैं, जिसमें आपको यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सारा डिस्कशन होता है, वह आपको पहली बार कब हुआ था, तो यह जो है कॉप 1 1995 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर, तो बर्लिन में, ये याद रखिएगा। उसके बाद अभी जो इस साल आपको कॉप होने वाला है, यह कौन सा है, तो अभी जो कॉप नवंबर मंथ में होने वाला कॉप है, यह आपको कॉप 29 अजरबैजान बाकू में होगा। याद रखिएगा यह कहाँ पर होगा, अजरबैजान बाकू में होगा यह कॉप 29। अभी 2023 में जो कॉप हुआ है वह है दुबई में कॉप 28। अभी जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है वह पूछा कॉप 27 के बारे में। तो कॉप 27 2022 में हुआ था, यह इजिप्ट में हुआ। 2023 में जो कॉप 28 हुआ है वह दुबई में हुआ है। अभी इस साल जो नवंबर मंथ में लगभग में 11-12 दिन के बाद जो है आपको यह कॉप 29 कहाँ पर होगा, तो यह अजरबैजान बाकू में होगा। और कॉप 30 जो है यह आपको कहाँ पर होगा, तो ब्राजील 2025 में होगा। तो यह थोड़ा सा कॉप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो होता है, जिसको हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, यह हर साल कहाँ कहाँ हो रहा है, यह थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। पहली बार जर्मनी में हुआ था 2022 में, इजिप्ट में 2023 में, दुबई में 2024 में। इस साल जो है अभी नवंबर में मंथ में बाकू अजरबैजान में होने वाला है, और 2025 में ब्राजील में होगा। तो यह भी इस साल भी अगर कॉप के बारे में पूछ ले आपको आइडिया होना चाहिए। जो 2024 में अजरबैजान बाकू में होगा, 25 में ब्राजील में होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री प्रेजेंट स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड। तो 2022 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने यह अवार्ड स्टार्ट किया था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने यह अवार्ड स्टार्ट किया था। यह आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए 2022 में उस समय आपको जो मिनिस्टर थे वह कौन थे, हरदीप सिंह पुरी थे, जिन्होंने आपको स्टार्ट किया था स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज और इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ बताने वाली बातें हैं नहीं। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ हाइड्रोजन दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कार्बन फ्री न्यूक्लियर पावर। तो जो हाइड्रोजन आपको डिफरेंट प्रोसेस से जनरेट होता है उसको हम लोग डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे जो न्यूक्लियर पावर में जो हाइड्रोजन जनरेट होता है उसको हम लोग पिंक हाइड्रोजन कहते हैं। जो नेचर में नेचुरल वे से हाइड्रोजन जनरेट होता है उसको हम लोग व्हाइट हाइड्रोजन कहते हैं। जो फॉसिल फ्यूल कार्बन सबको जलाने से जो हाइड्रोजन जनरेट होता है उसको हम लोग ब्लैक हाइड्रोजन कहते हैं। तो हाइड्रोजन किस प्रोसेस से जनरेट हो रहा है उस प्रोसेस के आधार पर हाइड्रोजन का अलग अलग नाम है।
तो न्यूक्लियर पावर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन जनरेट होता है उसको क्या कहते हैं, पिंक हाइड्रोजन कहते हैं। यह याद रखिएगा। थोड़ा सा देखिए, ब्लैक और ब्राउन प्रोड्यूस्ड यूजिंग कोल, व्हाइट जो है फाउंड नेचुरली इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट। आपको येलो हाइड्रोजन जो है जब आप रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं, प्रोड्यूस थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग कंबशन ऑफ रिन्यूएबल एंड फॉसिल फ्यूल पावर। तो सोलर, हाइड्रो और न्यूक्लियर में भी यूज होता है। तो ये सब कुछ शब्द है, लेकिन याद रखिएगा जो ब्लैक बेसिकली जो यूज होता है आपको कोल के लिए, व्हाइट जो है आपको नेचुरल जो हाइड्रोजन जनरेट होता है उसको व्हाइट हाइड्रोजन कहते हैं, और न्यूक्लियर पावर में जो हाइड्रोजन जनरेट होता है उसको हम लोग पिंक हाइड्रोजन कहते हैं। उसके बाद है which state has passed bill to raise reservation in the state to 76%। तो किस स्टेट ने रिजर्वेशन को 76% तक बढ़ा दिया था? तो यह बढ़ाने वाला जो है आपको छत्तीसगढ़ है। यह बढ़ाने वाला कौन है? यह छत्तीसगढ़ है। यह आपको बहुत ज्यादा न्यूज में था, याद रखिएगा। इसलिए 94 का क्या है आंसर आपको? ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ में 2022 में 76% तक रिजर्वेशन बढ़ा दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चैत्य भूमि इज रेस्टिंग प्लेस ऑफ व्हिच लीडर? तो चैत्य भूमि जो है आपको बी.आर. अंबेडकर का रेस्टिंग प्लेस है। जैसे देखिए महात्मा गांधी का रेस्टिंग प्लेस है, सरोजिनी नायडू का कोई फेमस रेस्टिंग प्लेस नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी कोई फेमस नहीं है, लेकिन चैत्य भूमि किनका है? तो बी.आर. अंबेडकर का। 95 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे देखिए कुछ लोगों फेमस लोगों का, महात्मा गांधी का जो भूमि है रेस्टिंग प्लेस उसको राजघाट कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू के जो रेस्टिंग प्लेस उसको शांति वन कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद का महाप्राण घाट, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, बी.आर. अंबेडकर का चैत्य भूमि, और राजीव गांधी का वीर भूमि विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री का है, और के.आर. नारायण का क्या है? उदय भूमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट with the European Union to collaborate on the responsible एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो यह जो है आपको न्यूज में था, और यह जो है साइन करने वाला जो है यह कौन था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। याद रखिएगा यह कौन था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया था। यह भी देखिए इसका यह न्यूज में है। फॉर बेटर टुगेदर यूएस और यूरोपियन यूनियन इंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। तो यह आपको 2023 फरवरी में आपको न्यूज में था। इसका आंसर क्या आ जाएगा? व्हिच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट विद द यूरोपियन यूनियन टू कोलैबोरेट ऑन रिस्पांसिबल एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो यह है आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 96 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप होस्टेड इंडिया फर्स्ट मॉडल G20 समिट इन व्हिच स्टेट? तो आपको जो G20 का अब 2023 में आपको प्रेसिडेंशियलशिप भारत को मिला था, उस समय भारत के अलग अलग स्टेट में G20 से रिलेटेड बहुत सारे मीटिंग हो रहे थे। तो यहाँ पर पूछ रहा है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप होस्टेड इंडिया फर्स्ट मॉडल G20 समिट। तो यह आपको हुआ था महाराष्ट्र में। याद रखिएगा यह आपको करंट अफेयर्स का है। यहाँ पर द इंडियन इंस्टीट्यूट डेमोक्रेटिक लीडरशिप होस्टेड इंडिया फर्स्ट मॉडल G20 समिट इन महाराष्ट्र जनवरी 30-31 को 2023 में। यह करंट अफेयर्स का इंफॉर्मेशन है। फिर और करंट अफेयर्स का यहाँ पर है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया फिक्की ऑन 1 मार्च 2023। तो फिक्की का जो सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है? तो यह है 97 शैलेश पाठक। इन द ईयर 2022 हाउ मेनी पर्सन्स हैव बीन ऑनर्ड विद पद्मा अवार्ड? तो 2022 में कितने लोगों को पद्मा अवार्ड दिया गया है? तो 2022 में आपको पद्मा अवार्ड 128 लोगों को दिया गया है। यह इंफॉर्मेशन थोड़ा सा हम लोग करंट से अगर जोड़ के देखें तो 2024 में अभी जो है इस साल 2024 में 25 जनवरी को जो पद्मा अवार्ड टोटल दिया गया है, यह कितने लोगों को दिया गया है? 132 लोगों को। याद रखिएगा पद्मा अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है? तो 132, जिसमें से 5 जो है पद्म विभूषण, 17 जो है आपको पद्मा भूषण, और 110 जो है पद्मश्री। तो 2024 में टोटल कितने पद्मा अवार्ड दिया गया है? तो 2024 में 132 पद्मा अवार्ड दिया गया है, जिसमें आपको 5 जो है पद्म विभूषण, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न के बाद, और पद्म भूषण जो है वह 17 को, और पद्मश्री जो है वह कितने को दिया गया है?
10 को दिया। तो टोटल पद्मा अवार्ड जो है 2024 में आपको 132 लोगों को दिया गया। तो यहाँ पर जो है ये 2022 का डाटा 128 था। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वॉन फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022। तो फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप जो है आपको भुवनेश्वर में हुआ था, और भारत में भुवनेश्वर में हुआ था, और इसमें स्पेन जीता था। याद रखिएगा, यह इसलिए न्यूज में था क्योंकि यह फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप भारत में भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, जिसको स्पेन ने जीता था। इसका आंसर क्या है? देखिए, ये कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ था 2022 में अक्टूबर 11 को। उसके बाद है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट। तो लाइट जो है आपको फास्टेस्ट वाटर, एयर, पेपर और ऑयल को अगर देखें तो एयर में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मूव करता है। उसके बाद है ए मटेरियल दैट हैज जीरो रेजिस्टेंस। तो जिस मटेरियल में जीरो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर कहते हैं। जिसमें जरा सा भी कंडक्शन नहीं होता उसको इंसुलेटर कहते हैं। थोड़ा सा कंडक्शन हो रहा है तो कंडक्टर कहते हैं। आपको सेमीकंडक्टर भी आपको होता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस जो है यह आपको बढ़ता है। तो सेमीकंडक्टर भी एक प्रकार का कंडक्टर ही है, और आपको सुपर कंडक्टर जो है यह जीरो रेसिस्टेंस को शो करता है। तो ये आंसर हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड। तो एसिड जो है आपको लेमन जूस में भी एसिड होता है, टोमेटो में एसिड होता है, मिल्क में एसिड होता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? डी। Which one of the following will turn blue litmus to red। तो यहाँ दे रहा है ब्लू लिटमस पेपर है, उसको रेड में कौन कन्वर्ट कर देगा? यहाँ पर आएगा एसिड। यह फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ABR आपको बेस जो है ब्लू को रेड में कन्वर्ट नहीं करता है, जैसे BBR नहीं होगा, बेस जो है आपको रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। इस तरीके से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ए पहले लिख लीजिएगा, B और R, तो ब्लू लिटमस, तो यहाँ पर A आएगा बगल में। और अगर यहीं पर रहता है रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं बेस। तो BRB ब्लू लिटमस, बेस जो होता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कौन कन्वर्ट कर देगा? तो एसिड कन्वर्ट कर देगा। तो एसिड जो है आपको विनेगर जो है यह आपको एसिटिक एसिड इसमें प्राप्त हो रहता है, तो इसलिए यह क्या करेगा? आपको ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। अगला क्वेश्चन है द pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 4, दिस शोज दैट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है हम लोग pH से कैसे प्राप्त करते हैं? माइनस लॉग H प्लस। अगर आपको pH 4 है तो ये मोलरिटी क्या आ जाएगा? 10⁻⁻4। तो यहाँ पर ये जो कैलकुलेट किया गया है ये आपको 1/10⁻4 इक्वल टू हो जाएगा 0.001। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक पोटाश। तो कास्टिक पोटाश का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है KOH। याद रखिएगा, कास्टिक पोटाश का केमिकल फॉर्मूला है KOH। केमिकली रस्ट, तो जो जंग लगता है लोहे में वह केमिकली क्या है? तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद है बोथ CO2 और H2 गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वह बेसिकली एसिडिक नहीं है, यह सोल्यूबल नहीं है, हैवियर देन एयर, यह जो है आपको कलरलेस होता है। याद रखिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है यह कलरलेस होता है। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक पोटाश कहते हैं। उसके बाद है केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड इज। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड इज PbSO4। ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना होगा साइंस से। फैटी फूड्स बिकम रैंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। जो फैटी फूड होता है वह आपको खराब हो जाता है, दुर्गंध देने लगता है। उसका कारण क्या है? तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण। जो फैटी फूड है वो ऑक्सीडेशन के कारण आपको क्या होता है? वह दुर्गंध देने लगता है और खराब हो जाता है। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन। इसलिए जो फैटी फूड होता है उसको टाइट कंटेनर में रखा जाता है ताकि उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस उसमें कम हो। उसके बाद है वी स्टोर सिल्वर ब्रोमाइड इन द डार्क कलर्ड बोतल। तो सिल्वर क्लोराइड जो है उसको डार्क कलर्ड बोतल में इसलिए रखा जाता है, अगर इस पर लाइट रे पड़ेगा तो क्या होगा? तो यह जो सिल्वर क्लोराइड है यह आपको यूवी लाइट से यह खराब हो जाता है, तो टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट। उसके बाद है व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? तो कोबलामीन है। जितने भी विटामिन है उस सब का
आपको केमिकल नेम याद रखना है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B12 का क्या है आपको कोबलामीन है, विटामिन B1 का क्या है तो थायमीन, याद रखिएगा। राइबोफ्लोमिन किसका नाम है तो विटामिन B2 का, नियासिन किसका नाम है B3 का, B4 क्या चीज है तो याद रखिएगा आपको B4 जो है यहाँ पर देखिए B4 तो क्या चीज का नाम है तो B4 तो है नहीं, यहाँ पर B5 जो है पेंटाथोनिक एसिड है, B6 जो है पैरोडॉक्सिन है, B7 जो है बायोटीन है और B9 जो है फोलेट एसिड है। तो B4 और B8 यहाँ पर नहीं है। तो यह नाम जरूर याद रखिएगा, बीपीएससी में आपको पीसीएस वाले एग्जाम में भी कई बार विटामिन डी का जो D2 है और D3 है यह भी नाम याद रखिएगा। D2 का क्या नाम है और D3 का क्या नाम है, इस पर भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी पूछ चुका है। विटामिन डी का क्या नाम है यह भी देखिएगा, कैल्सीफिरॉल, एर्गो कैल्सीफिरॉल, चेल्को कैल्सीफिरॉल। तो यह जो है डी को क्या कहते हैं कैल्सीफिरॉल कहते हैं, D3 को चेल्को कैल्सीफिरॉल कहते हैं, D2 को एर्गो कैल्सीफिरॉल कहते हैं। तो यह सब जो विटामिन के नाम है यह भी आपको ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो यह याद रखिएगा। 112 का ये हो गया। उसके बाद है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में तो यहाँ पर है एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट इवन मोर देन 2 क्विंटल ऑफ लीव एंड ट्विग इन ए डे। तो गलत है, एक एडल्ट एलिफेंट 2 क्विंटल पत्ता तो एक बार में नहीं खाता है। एलिफेंट लाइक टू टेक टू मच रेस्ट बिकॉज ऑफ देयर हेवी बॉडीज। एलिफेंट स्लीप फॉर 8 hours to 10 hours। 3-month-old बेबी एलिफेंट जनरली वेज अबाउट 2 क्विंटल। तो यह पॉइंट आपको हाथी के बारे में सही है, जो छोटा सा जो बेबी एलिफेंट होता है वह भी 200 kg का तक हो सकता है, यह पॉइंट आपको सही है। Which of the following is warm blooded? वार्म ब्लडेड जैसे हम लोग आदमी हैं और जो पक्षी सब होता है वो वार्म ब्लडेड होता है। तो जैसे यहाँ पे पिजन जो है वो वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख पाते हैं। तो क्रोकोडाइल, टोड, फिश नहीं है, यहाँ पिजन होगा। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का जो गुड सोर्स है यह आपको क्या है तो फिश ऑयल। फिश ऑयल जो है विटामिन ए का। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन बिहाइंड द राइजिंग ऑफ डव। तो राइजिंग ऑफ डव का जो रीजन है वह आपको क्या होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईस्ट, प्रोडक्शन ऑफ CO2। तो जो आपको डफ जो बनाते हैं इसमें हम लोग ईस्ट को मिक्स करते हैं। तो ईस्ट जब इसमें मिक्स होता है तो ईस्ट जब अपना रेस्पिरेशन करता है तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान ईस्ट जो है CO2 को प्रोड्यूस करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के दौरान, चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के एब्सेंस में, इससे फर्क नहीं पड़ता जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है या एब्सेंस में हो रहा है। अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में आपको CO2 जो है जनरेट होगा। रेस्पिरेशन प्रोसेस होता क्यों है? फूड को ब्रेक करने का, कोई भी ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। फूड क्यों चाहिए? फूड से एनर्जी प्राप्त करने के लिए। तो फूड से एनर्जी प्राप्त करने के प्रोसेस में के लिए फूड से एनर्जी प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें हमेशा आपको CO2 जो है जनरेट होता ही है। तो राइजिंग ऑफ डव इज रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ CO2 बाय ईस्ट हु इज डूइंग रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यह थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, जो आपको ग्लूकोज जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ईस्ट जो है आपको इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हम लोग जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो रेस्पिरेशन में चाहे कहीं भी रेस्पिरेशन हो वो आपको CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाता ही है। उसके बाद है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नेचुरल सोर्सेज एन एसिड इज करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा जो है सोर्स ऑफ एसिड जो है करेक्टली मैच्ड है? तो देखिए ऑरेंज से हम लोग को कौन सा एसिड मिलता है? नेटल स्टिंग से, टर्मेरिन से कौन सा मिलता है और टोमेटो से कौन सा मिलता है? तो टोमेटो में जो है टमाटर में आपको ऑक्जेलिक एसिड होता है। यहाँ पर देखिए आपको विनेगर में कौन सा है एसिटिक एसिड।
यह बीपीएससी पीसीएस में भी कई बार ये पूछा जा चुका है। जो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड है, टेमरिंड में टार्टरिक एसिड है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड है, लेमन में साइट्रिक एसिड है। ये आपको क्लास 6 या 7 के एनसीईआरटी में दिया गया है ये डाटा। एंट में मेथोनिक एसिड है, निटल स्टिंग में मेथोनिक एसिड है। तो यह जो निटल स्टिंग है इसमें कौन सा है, मेथोनिक एसिड है। ऑरेंज में आपको साइट्रिक एसिड है। टेमरिंड में आपको कौन सा है, टार्टरिक एसिड है। टेमरिंड में टार्टरिक एसिड है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड है। उसके बाद है मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड फास्टर इन समर। तो जो मिल्क है वो आपको दही बन जाता है जल्दी समर के महीने में। तो इसका रीजन क्या है, जो समर के महीने में जो बैक्टीरिया जो है वह जल्दी रिप्रोड्यूस करता है। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेज विथ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा, आपको समर के महीने में जो है दूध से दही जल्दी बनता है, क्योंकि बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन है वो समर के महीने में टेम्परेचर के साथ ज्यादा होता है। तो ये आपको सही है डी। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारे बॉडी में दो प्रकार का ग्लैंड होता है, एक होता है एंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपको थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, इसके पास अपना कोई डक्ट नहीं होता है, इससे यह जो है सिक्रीट करता है और जिसका सिक्रीशन है वो ब्लड में मिल जाता है। और आपको जो लैक्रिमल ग्लैंड है यह आपको आंख में होता है, जिससे आप लोग रोते हैं। तो आंख में से जो आंसू निकलता है वह कहाँ से निकलता है, लैक्रिमल ग्लैंड से निकलता है। और यह आंसू जो है आप देखते हैं इसका एक डक्ट होता है। अगर ऐसा होता है जो लैक्रिमल ग्लैंड से जो सिक्रीट हो रहा है वो ब्लड में मिल जाता, तब हमें अपना आंसू दिखता ही नहीं। तो लैक्रिमल ग्लैंड जो है आंख में होता है, यह आंसू जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड है। 119 का देखें, जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड में फेमस कौन है, हाइपोथैलेमस, पीनल, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस। जो टेस्टिस या ओवरी जो जनरेट करता है ये सब क्या है, आपको इंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। और आंख में जो लैक्रिमल ग्लैंड है, जिससे आपकी आंख में पानी आता है जब आपको बहुत सारे कारण से आप रो सकते हैं, तो इसको जो है लैक्रिमल ग्लैंड याद रखिएगा, आंख में होता है। यह आपको एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। उसके बाद है रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम्स हुए डिस्कवर्ड बाय। तो रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम्स के बारे में क्लास 12 की बायोलॉजी में बताया गया है। और इसके जो डिस्कवर है यह किसने डिस्कवर किया है, तो स्मिथ और नाथन्स ने किया है। और इसको 1978 में नोबेल प्राइज भी मिला था इसके। स्मिथ और नाथन जो है और भी नोबेल प्राइज इसे मिला है। आंसर क्या रहेगा, रेस्ट्रिक्टिव एंजाइम्स जो डिफरेंट प्रोसेस को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो यह है आप स्मिथ और नाथन। अगला क्वेश्चन है गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्टर। तो गस्टेटरी रिसेप्टर जो है यह आपको टेस्ट बड की तरह काम करता है। जो हम लोग को कोई भी चीज मीठा लगता है, कोई खट्टा लगता है, तो यह जो गस्टेटरी रिसेप्टर जो है यह आपको टेस्ट बड को लिए काम करता है। स्मेल को डिटेक्ट कौन करता है, तो ओलिफैक्टरी डिटेक्टर। तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, जिसमें ओलिफैक्टरी रिसेप्टर है, यह आपको क्या करता है, स्मेल को के लिए स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरीके से मैकेनो रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व इन सेंसिंग टच स्टिमुली। तो कोई आपके शरीर को टच करता है तो आपको कैसे पता चलता है जो कोई टच कर रहा है, यह जो है आपके शरीर में जो मैकेनो रिसेप्टर्स है, मैकेनो रिसेप्टर्स यह बताता है आपके शरीर को कोई टच कर रहा है। आपको कोई चीज का जो दुर्गंध लगता है तो वह आपके जो ओलिफैक्टरी रिसेप्टर है वह बताता है आप सुगंधित जगह पर कि दुर्गंधित जगह पर पहुंच गए हैं। आप मीठा खा रहे हैं कि खट्टा खा रहे हैं, यह आपके गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर से बताता है। तो यह इसका यहाँ पर गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। इस टेस्ट बड पर आपको क्वेश्चन बीपीएससी कई बार बनाया है और हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यह आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहना चाहिए। जो आपको स्वीट है यह टंग में कहाँ पर होता है, सबसे आगे स्वीट का टेस्ट बड होता है, इसके बगल में साल्ट का होता है, और यहाँ पर आपको सोर सबसे पीछे बीटर टेस्ट होता है, और यहाँ पर उमामी होता है। बीपीएससी में क्या पूछा था, तो हमारे टंग में कितने प्रकार के टेस्ट बड होते हैं। हमारे टंग में 5 प्रकार के टेस्ट बड है, एक स्वीट, सोर, स्वीट, साल्ट, सोर, बीटर और उमामी। तो ये 5 प्रकार के टेस्ट बड हमारे जीभ में है। स्पाइसी हमारे जीभ में टेस्ट बड नहीं है, याद रखिएगा, स्पाइसी करके कोई भी टेस्ट बड नहीं है। 5 प्रकार का टेस्ट बड है, साल्ट, स्वीट, साल्ट, सोर, उमामी और बीटर।
यह बीपीएससी दो बार पूछा है, एक बार नहीं 2 बार ये क्वेश्चन बीपीएससी पीसीएस एग्जाम में पूछ चुका है, तो थोड़ा सा इसको भी याद रखिएगा। उसका बाद ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ब्रेन जो है हमारा थिंकिंग प्रोसेस, हम लोग जो सोचते हैं जो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वह ब्रेन ही करता है। रेगुलेटिंग हार्ट बीट, हमारा जो हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। बैलेंसिंग बॉडी, हमारे बॉडी पोस्चर को भी ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन है, तो मैनुअल जो खाद होता है वो तो बायोडिग्रेडेबल है। पेपर जो हम लोग लिखते हैं वो भी बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लॉथ बायोडिग्रेडेबल है। जो डीडीटी पाउडर है वह डीडीटी जो है यह आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या हुआ, जो नेचुरली जो है डिग्रेड हो जाता है। डीडीटी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यह बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उसके बाद है ए पॉटेड प्लांट केप्ट इन ए रूम टेंड्स टू बेंड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड, तो यह मूवमेंट जो है फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। यह क्या कहलाता है, फोटोट्रोपिज्म। तो मान लेते हैं इसको, देखिए फोटोट्रोपिज्म का तो ये क्या दिया गया, अगर कोई यहाँ पे प्लांट रखा गया इस गमला में और लाइट इधर से आ रहा है तो यह जो प्लांट है आपको लाइट के डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। तो जो बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, बॉडी का जो ग्रोथ हो रहा है, प्लांट के ग्रोथ जो हो रहा है लाइट के डायरेक्शन में जो हो रहा है, इस टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं प्लांट में, फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। याद रखिएगा, फोटोट्रोपिज्म जो है लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग मेनी रिस्पॉन्स, तो लाइट के ज्यादा से ज्यादा लाइट मिल सके, अच्छा से अच्छा ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो सके, इसके लिए जो प्लांट में जो ग्रोथ हो रहा है लाइट के रिस्पॉन्स में, इसको क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म। इसी तरीके एक है आपको फोटोनेस्टी, यह भी एक शब्द इंपॉर्टेंट है। फोटोनेस्टी जो है इसमें क्या होता है, यह भी लाइट के कारण ही इंपैक्ट हो रहा है प्लांट में, लेकिन इसमें प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्लांट में के बिहेवियर में चेंज हो रहा है, प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रहा है लाइट के डायरेक्शन में, प्लांट का जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा है लाइट से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोनेस्टी कहते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ नेस्टिक मूवमेंट व्हिच इज व्हेन अ प्लांट पार्ट मूव्स in a response to external stimulus but direction of reaction does not determined by stimulus। तो फ्लावर पिटल्स, मेनी फ्लावर पिटल्स ओपन ड्यूरिंग द डे और क्लोज, तो अगर लाइट पड़ रहा है तो फ्लावर का जो पिटल्स खुल जाएगा और बंद होगा तो लाइट नहीं रहेगा तो यह जो है पत्ता जो है वो बंद हो जाएगा। तो पौधे का जो बिहेवियर है वो अगर लाइट के कारण चेंज हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटोनेस्टी कहेंगे। लेकिन अगर पौधा का जो ग्रोथ है वो इंपैक्टेड हो रहा है लाइट के कारण तो उसको फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। तो ये कुछ शब्द है। एक है फोटोपीरियोडिज्म, ये फोटोपीरियोडिज्म के क्या मतलब क्या है, जो लाइट रे के ड्यूरेशन के कारण, जो दिन की लंबाई कितनी है, रात की लंबाई कितनी है, इस आधार पर भी जो प्लांट होता है उसका जो रिएक्शन जो है वह डिपेंड करता है, जो दिन का लेंथ कितना है, रात का लेंथ कितना है, इसके अनुसार पौधे को यह पता चलता है जो अभी विंटर सीजन है कि समर सीजन है। तो पौधे को भी पता चलता है जो वह अभी विंटर सीजन में फोटोसिंथेसिस कर रहा है कि समर सीजन में कर रहा है। तो फोटोपीरियोडिज्म जो है लाइट के पौधे को यह बताता है जो लाइट का टाइम पीरियड क्या है, तो उसी अनुसार वह अपना जो है ना सारा जो इंपॉर्टेंट वर्क है उसको रेगुलेट करता है। तो यह कुछ शब्द है, फोटोपीरियोडिज्म, फोटोनेस्टिज्म, फोटोट्रोपिज्म, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। फोटोनेस्टिज्म, फोटोपीरियोडिज्म और फोटोट्रोपिज्म। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन का आंसर था यह है फोटोट्रोपिज्म। लाइट के डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है लाइट, ठीक है, इतना बता दिए 124 ये आंसर है। उसके बाद है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, इसमें पूछा है जो कौन सा प्लांट हार्मोन है। तो आपको प्लांट हार्मोन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे यहाँ देखिए थायरोक्सिन, यह आपको एनिमल में होता है, ओएस्ट्रोजन यह आपको फीमेल हार्मोन है, इंसुलिन यह हमारे बॉडी में होता है, साइटोकिनिन जो है यह आपको प्लांट हार्मोन है। याद रखिएगा प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जो प्लांट हार्मोन जो है यह दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रोथ प्रमोटर और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर में ऑक्जिन से एक प्लांट हार्मोन है, जिम्बरलिन एक प्लांट हार्मोन है, साइटोकिनिन से एक प्लांट हार्मोन है। तो ग्रोथ प्रमोटर जो प्लांट हार्मोन है उसमें 3 ऑक्जिन्स, जिम्बरलिन्स और साइटोकिनिन्स है। और ग्रोथ इनहिबिटर में जो प्लांट हार्मोन है वह आपको है एक एबेसिक एसिड और दूसरा है इथेलिन। तो यह याद रखिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आया है जो ऑक्जिन्स क्या करता है, तो यह जो है ऑक्जिन्स जो प्लांट हार्मोन है यह एपिकल डोमिनेंस को इंक्रीज करता है।
ऑक्जिन्स। उसके बाद जो जिम्बरलिन है यह आपको सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। साइटोकिनिन जो है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एबेसिक एसिड जो है यह आपको प्लांट हार्मोन है जो ग्रोथ को कम करने में हेल्प करता है। तो इतना थोड़ा बहुत याद रखिएगा प्लांट हार्मोन पर, कम से कम नाम याद रखना चाहिए जो कौन सा प्लांट हार्मोन है और किस प्लांट हार्मोन का क्या काम है। ग्रोथ प्रमोटर में ऑक्जिन्स, जिम्बरलिन और साइटोकिनिन, और ग्रोथ इनहिबिटर में एबेसिक एसिड और इथेलिन। उसके बाद है ग्राउंड वाटर विल नॉट बी डिप्लीटेड ड्यू टू। तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर आपको खत्म नहीं होगा या कम नहीं होगा, किस कारण से? तो एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना। आप जितना पौधा लगाइएगा ग्राउंड वाटर उतना इंक्रीज होगा। थर्मल पावर प्लांट लगाइएगा तो थर्मल पावर प्लांट के प्रोसेस में बहुत ज्यादा वाटर वेस्टेज भी होता है। लॉस ऑफ फॉरेस्ट और डिक्रीज रेनफॉल, अगर जंगल खत्म होगा तो ग्राउंड वाटर भी कम हो जाएगा, और बारिश भी कम होगा तो ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा, तो ये भी गलत है। क्रॉपिंग ऑफ हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स, तो अगर आप ज्यादा वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स को प्लांट कीजिएगा तो उससे भी वो ग्राउंड वाटर जो है वह कम होता है। लेकिन पेड़ पौधे को लगाने से हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, डिप्लीट नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। उसके बाद है पंजेंसी इन चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पंजेंसी। जो तीखा लगता है चिली में वह क्यों होता है? तो क्या कैप्सियन के कारण। यह याद रखिएगा, कैप्सियन के कारण आपको चिलीज में पंजेंसी होता है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है? तो वाइल्ड लाइफ जो है ऑल प्लांट और एनिमल को हम लोग इंक्लूड करते हैं। केवल वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड प्लांट नहीं है, वाइल्ड एनिमल नहीं है। वाइल्ड लाइफ मीन्स ऑल वाइल्ड प्लांट एंड वाइल्ड एनिमल्स आर पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 128। ऑक्जिन्स ट्रोपिज्म तो बता दिए, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। उसके बाद व्हिच इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन और गोल्डन राइस, यह सब जो है आपको मॉडिफाइड क्रॉप का एग्जांपल है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी है। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस, तो एक जो मॉडिफाइड, जैसे हम लोग कह रहे हैं बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस, यह सब मॉडिफाइड क्रॉप है। तो सबसे पहला जो मॉडिफाइड क्रॉप कौन सा बना था? तो यह बना था आपको टोबैको। दो फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो बनाया गया था वो 1982 ईस्वी में टोबैको को बनाया गया था। टोबैको का जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद है एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स आर यूजुअली फाउंड इन। तो एयर पोल्यूशन का जो इफेक्ट है ज्यादा हमें पत्ते पर दिखता है, क्या देखिएगा। एक कॉमन एग्जांपल पर स्टेम ट्यूबर। तो स्टेम ट्यूबर का कॉमन एग्जांपल क्या है? यह है पोटैटो। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जो स्टेम होता है वह 4 प्रकार का होता है अंडरग्राउंड में अगर मॉडिफाइड हो रहा है। एक हो रहा है ट्यूबर, दूसरे को कहते हैं राइजोमेम, रिहोजोम, तीसरे को कहते हैं कॉर्म और चौथे को कहते हैं बल्ब। यह चारों जो स्टेम है यह आपको अंडरग्राउंड हो रहा है, लेकिन चारों का जो फीचर्स है वह अलग अलग है। ट्यूबर जो अंडरग्राउंड स्टेम ट्यूबर का एग्जाम्पल कौन होता है? आपको पोटैटो और यम, पोटैटो और यम होता है। जो रिहोजेम स्टेम का एग्जाम्पल क्या है? जिंजर और टर्मरिक। जो आपको मॉडिफाइड स्टेम कॉर्म का एग्जाम्पल है यह है ग्लेडेशिया और कोलोकेशिया। और आपको जो मॉडिफाइड स्टेम बल्ब का एग्जाम्पल है ओनियन, गार्लिक और लिलीज। तो यह सब शब्द आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। जब स्टेम मॉडिफाइड होता है तो उस मॉडिफाइड स्टेम के बेसिकली 4 भाग होते हैं। इसमें से जो आपको ट्यूबर स्टेम का जो एग्जाम्पल है वो कौन है? आपको पोटैटो और यम है। यह थोड़ा सा समझ लीजिएगा ये चारों में क्या अंतर है। यहाँ पर पूछा स्टेम मॉडिफाइड स्टेम ट्यूबर का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? आपको पोटैटो। गार्लिक और ओनियन जो है यह आपको किसका है? स्टेम बल्ब का एग्जाम्पल है। और जिंजर और टेमरिंड किसका एग्जाम्पल है? तो आपको रिहोजेम स्टेम का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग व्हिच वन इज यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में हम लोग फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं। थोरियम, एयर या यूरेनियम का। थोरियम और यूरेनियम जो हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में हम लोग फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं। द पावर जनरेटेड इन विंड मिल। तो जो आपको विंड मिल में जो पावर जनरेट होता है वो डिपेंड करता है जो कितना विंड का स्पीड है। तो डिपेंड्स ऑन विंड वेलोसिटी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल करंट इज मेजर्ड यूजिंग। तो इलेक्ट्रिकल करंट जो है हम लोग
आमीटर से मेजर करते हैं। याद रखिएगा, वोल्टेज को हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह भी आपको पोटेंशियोमीटर से मेजर होता है। गैल्वेनोमीटर भी आपको आमीटर की तरह काम करता है, लेकिन आमीटर और गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर जो बेस्ट आंसर है आपको करंट मेजर करने का वह है आमीटर। गैल्वेनोमीटर से भी हम करंट मेजर कर सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं कर सकते, लेकिन बेस्ट जो यहाँ पर चारों में आंसर है वह है आमीटर। उसका टंगस्टन यूज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो टंगस्टन जो है हम लोग के इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का यूज किया जाता है एज ए फिलामेंट। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आपको मैग्नेट से इमर्ज होता है वो नॉर्थ पोल से इमर्ज होता है और साउथ पोल जाता है, याद रखिएगा। तो इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, यह है नॉर्थ पोल से इमर्ज होता है। उसके बाद है स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैन बी सीन, तो जो लाइट का स्कैटरिंग इम्पैक्ट है यह हमको कैसे पता चलता है, क्योंकि हमारा जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है। उसके बाद जो रेडनिंग ऑफ सन एट द सन, जो सवेरे के समय में सूरज जो हमको लाल दिखता है यह भी आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक एग्जाम्पल है। और जो सूरज हमको शाम के वक्त लाल दिखता है यह भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह तीनों जो इम्पैक्ट है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। उसके बाद है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज्ड ड्यू टू, तो हमारे आंख का जो फोकल लेंथ है, हमारा आंख जो एक कन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है, हमारा आंख एक कन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। कन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस, उसका जो है फोकल लेंथ जो चेंज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपको सिलियरी मसल्स है, यह याद रखिएगा। उसके बाद है इन द रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल स्विच विल बी द मैग्निफिकेशन, तो जो रियर व्यू मिरर होता है वो आपको कौन सा मिरर यूज किया जाता है, उसमें आपको हमेशा कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। और कन्वेक्स मिरर जो होता है आपको क्या करता है, हमेशा जो है जो इमेज बनाता है वह छोटा इमेज बनाता है, इसलिए आपको जो बड़ा सा बस भी है वो आपको छोटा सा बस दिखा देगा। तो रियर व्यू मिरर में हमेशा जो इमेज बनता है, जो आपको एक कन्वेक्स मिरर है, वो हमेशा मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है। इसका आंसर क्या रहेगा, लेस देन 1। तो इस तरीके से यह जो टेस्ट पेपर था इसके जो टोटल आपको करंट अफेयर्स स्टैटिक पोर्शन का जो क्वेश्चन था उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन किया है। आखिरी 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है और शुरुआत का जो 10 क्वेश्चन था आपको मैथमेटिक्स का था। तो टोटल इस 150 में से आपको 60 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे, 90 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन का था, जिसमें आपको इजी, मॉडरेट और टफ तीनों टाइप का क्वेश्चन था। तो आप बीपीएससी से इसी टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं, तो मिक्सचर ऑफ क्वालिटी रहता है बीपीएससी का, ये हमें ये पता चल रहा। आप पीसीएस एग्जाम या कोई भी एग्जाम बीपीएससी का देखिएगा तो उसमें हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, बहुत आसान क्वेश्चन भी मिलेगा, थोड़ा सा मॉडरेट भी मिलेगा और बहुत ज़्यादा टफ भी मिलेगा। तो ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो और कोई गाइडेंस, कोई भी मटेरियल आपको चाहिए, आप हमसे या टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर कनेक्ट कर सकते हैं, अपने सजेशन, अपनी सलाह को दे सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कल मिलते हैं एक नए टेस्ट पेपर के डिस्कशन।